देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो कल हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन में कोरिलेशन स्टार्ट किए थे, तो उसमें जितना भी पढ़ा है उसमें से सेट बी, ठीक है, सेट ए तो क्योंकि थियोरेटिकल ज्यादा है और उसमें पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग असीमा। गुड मॉर्निंग मैम। सेट बी का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। देखो इसमें से जितना कर पाएंगे, जो भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये हम लोग कर सकते हैं। देखो तुम लोग बताने का कोशिश करो। इफ फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है, हम लोगों ने लास्ट दिन ही पढ़ा, कल ही पढ़ा जस्ट, कि यहाँ पर हम लोग हमेशा बाईवेरिएट डेटा यानी टू वेरिएबल्स को एट ए टाइम जो है डेटा कलेक्ट करके हमें स्टडी करना है। द कोवेरियंस वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई आर 40, 16 to 56। कोवेरियंस ऑफ, ये देखो कोवेरियंस आर, ठीक है, 40, मतलब कॉफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि कोवेरियंस का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के अंदर वेरियंस क्या है वो पता करना, और अगर सिंगल वेरिएंस के अंदर होता है तो उसे हम लोग सिंगल वेरिएबल के अंदर होता है तो सिर्फ वेरियंस बोलते हैं। तो कॉफ एक्स वाई ये हमें गिवन है कितना 40। क्वेश्चन पढ़ के समझना है, आसान है। बाकी देखो वेरियंस ऑफ एक्स दिया हुआ है 16, वेरियंस ऑफ वाई दिया हुआ है 256। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, हमें फाइंड आउट करके देना है कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो जो डेटा गिवन है वो कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग है। अभी हम लोगों ने दूसरा मेथड नहीं पढ़ा है, आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें जो बोला है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो, यही दो जगह पे ही है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड स्पेयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कौन सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो डेटा गिवन है वो हमारा कार्ल पियर्सन के साथ मैच होता है, तो हम लोग कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट ही कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि स्पेयरमैन का डेटा इस तरीके से कॉम उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है, उसका अलग फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो हम लोग को आर एक्स वाई निकालने के लिए बोला है, ठीक है। हम लोग को बोला है व्हाट इज द वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर ऑफ एक्स वाई, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसीलिए आर एक्स वाई बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है कॉफ एक्स कॉमा वाई, और नीचे आता है एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, ठीक है। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, इसीलिए हम लिख रहे हैं। तुम लोग को एग्जाम में ये लिखना जरूरी नहीं है, तुम लोग को याद होगा तो डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक है। अच्छा फिर कॉफ बता दिया है कितना 40, ठीक है। अच्छा वेरियंस बोला है वेरियंस ऑफ एक्स, लेकिन हमें तो चाहिए एस डी ऑफ एक्स, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है वेरियंस ऑफ एक्स, ये पॉइंट टू बी नोटेड था। ये देखो यहाँ पर हमें ये दे रखा है 40, ठीक है। वेरियंस ऑफ एक्स ये भी दे रखा है, वेरियंस ऑफ वाई ये भी दे रखा है। अच्छा वेरियंस ऑफ एक्स दे रखा है 16 और 256, ठीक है। तो एस डी कितना आएगा, एस डी ऑफ एक्स कितना आएगा, रूट ओवर ऑफ 16, क्योंकि एस डी का मतलब क्या था, रूट ओवर ऑफ वेरियंस। इसका लॉजिक भी मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पे हम लोग का क्या होता है, डेटा काफी ज्यादा हो जाता है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए रूट किया जाता था, तो ये वेरियंस होता था। अब इसका अगर हम लोग रूट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एस डी। अब रूट ओवर ऑफ 16 का मतलब 4, और रूट ओवर ऑफ 256 का मतलब कितना होता है, 256 का रूट देखो 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 16, तो ये दो वैल्यू आ जाएगा 4 और 16। अब चेक करते हैं, 40 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 16 कितना आ गया, 0.625। 0.625, देखो एग्जाम में तुम लोग को इतना लिखना ही नहीं है, फटाफट कैलकुलेटर लेना है, ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। अभी हम लोग डिटेल्स में कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा मतलब कितना 1 मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो बी, ऑप्शन बी, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा अब एक तो मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर बोला है if cob x comma y equal to 15 what restrictions should be put for the standard deviation of x and y। मतलब क्वेश्चन समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है cob x comma y 15 दे दिया है, ठीक है, ये गिवन है, क्लियरली बता दिया है कि कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y ये हम लोग को 15 दे रखा है। बोल रहा है
What restriction should be put for the standard deviation of x and standard deviation of y? अगर standard deviation of x and standard deviation of y के लिए restriction क्या है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन क्या होगा ये क्वेश्चन हम ही बताएंगे, तुम लोग नहीं बोल पाओगे, ठीक है। एक बार हम बताते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो रेस्ट्रिक्शन क्या है, इसका मतलब हमें आंसर देखो कैसे दिया हुआ है तो समझ में आएगा क्या बोल रहे। नो रिस्ट्रिक्शन आंसर में दिया हुआ है एक ऑप्शन, दूसरा दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15, द सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस देन 15। अच्छा, पहला बात है ये पॉइंट डी तो हटा ही दो, क्योंकि जब हम लोग कॉब और एसडी ये यूज करते हैं फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट तो सम ऑफ एसडी नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ एसडी होता है। देखो अभी अभी लिखा, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो बेकार है। अब ये तीनों में से हमें सोचना पड़ेगा कौन सा होगा, क्या ये दोनों में से कोई रेस्ट्रिक्शन है या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, अब ये कैसे पता करेंगे, तो हम लोग को फॉर्मूला एक बार लिखना चाहिए। तो देखो आर एक्स वाई का मतलब क्या होता है, आर एक्स वाई का मतलब होता है कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। अच्छा, एस डी को ना सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये शायद हम बताना भूल गए, एस डी को सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है, ये ऐसे वाला सिग्मा साइन, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा। अगर कहीं पर तुम लोग को ये डेटा दिख जाए, ये ऐसा कुछ दिख जाए तो ये एस डी बता रहा है, ठीक है। ये ऐसे, मतलब मेरा तो ऐसे हो जा रहा है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे, ये सिग्मा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कॉब एक्स वाई दे दिया है हम लोग को 15, हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, आर एक्स वाई यहाँ पर दे दिया मैंने 15। अब एस डी ऑफ एक्स ये नहीं पता और एस डी ऑफ वाई ये भी हमें नहीं पता, हम लोग को पूछ रहा है कि रेस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए। अब जैसे कि हम लोगों ने लास्ट दिन ही देखा कि आर एक्स वाई का वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करता है, आर एक्स वाई का वैल्यू हमेशा होता है 1+1 या उससे कम, यानी लेस देन इक्वल टू +1, और -1 या उससे ज्यादा, यानी ऐसे हो जाएगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू। यही तो हम लोगों ने सीखा ना कि ये देखो यहाँ पर गुड मॉर्निंग साई। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, ये देखो यहाँ पर कल ही हम लोगों ने सीखा, ये ड्रॉ में देखो, यहाँ पर मैंने बताया ना कि 0 हो सकता है तो नो रिलेशन। अब 0 से ऐसे आगे जा रहा है पॉजिटिव साइड में तो ये लास्ट +1 तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, और इधर -1 तक जा सकता है, ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैथमेटिकल कंसेप्ट हमें सोचना है। तो आर एक्स वाई का वैल्यू जो भी आ जाए +1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, -1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब +1 और -1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, अब इसका मतलब देखो हम लोग का ये वैल्यू यहाँ तो पॉजिटिव दिख रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग का कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, समझो। अगर ये आर एक्स वाई नेगेटिव होगा तो फॉर दिस वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग का कॉब का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे कल ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जहां पर तुम लोग देख सकते हो आर एक्स वाई हम लोग का यहाँ पर ये देखो ये नेगेटिव आया था, एसडी हम लोग का नेगेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो एसडी तो रूट ओवर के अंडर होता है ना, रूट ओवर में कभी भी वैल्यू नेगेटिव होगा तो आंसर कैसे आएगा, नहीं आएगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन में तो रूट इसीलिए हम लोगों ने किया था, स्क्वायर करके फिर उसे रूट किया था। स्टैंडर्ड डिविएशन का लॉजिक याद करो, मैंने क्या बोला था, मीन डेविएशन से बेटर ऑप्शन है स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन में मॉड का यूज होता है जो कि एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है, इसी वजह से जो है यूज किया जाता है स्क्वायर का कंसेप्ट लाया गया कि हम लोग ऐसा क्या करें कि मॉड्यूलस यूज किए बिना हम लोग का डेटा पॉजिटिव हो जाए, तो स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने पे क्या हुआ, डेटा का वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गया, बिगर वैल्यू दिखने लगा, तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए इस तरीके से जो है रूट का यूज हुआ। तो यहाँ पर एसडी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, वैसे भी वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि गैप कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये तो नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग का यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट में देखें तो ये हम लोग का जो वैल्यू है एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई का यहाँ पर जो वैल्यू है ये हम लोग का नेगेटिव नहीं होगा। तो आर एक्स वाई का वैल्यू अगर नेगेटिव साइड होगा फॉर 15 होगा तो नेगेटिव तो नहीं होगा जितना दिख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव ही हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मोर देन 15, अगर ये 15 से ज्यादा हुआ एक बार चेक करके देखो अपने समझने के लिए। जैसे अगर एग्जाम में ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग अपना लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे 15 से ज्यादा क्या हो सकता है, जस्ट उसके
उसके बाद वाला ही डिजिट ले लो ना, 16 ले लो, या फिर एक काम करो 20 ले लो, ठीक है, 16 भी ले सकते हो, 20 ले लो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 20, ये हम लोग का 0.75 आ रहा है। ठीक है, ये हम लोग का 0.75 आ रहा है। अच्छा, अब और एक ऑप्शन देखो यहाँ पर, और एक ऑप्शन हम लोग को क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविजन शुड बी लेस देन 15। अगर हम लोग लेस देन 15 लेते हैं, लाइक 15 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ले लो 12, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 15 डिवाइडेड बाय 12, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, तुम लोग 15 से कम कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो ये आ रहा है 1.25। अच्छा, तो मुझे बोलो कौन सा ज्यादा लॉजिकल है, अगर हम ये लेते हैं 20, मतलब मोर देन 15 लेते हैं, तो मेरा आंसर ये आ रहा है। अगर हम लोग लेस देन 15 लेते हैं, कोई भी वैल्यू लो, मैंने 12 लिया है, तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो, 15 से कम होना चाहिए, चाहे 14.9 ही ले लो, तो 1.25 आ रहा है। तो RXY का कौन सा वैल्यू सही होगा, 0.75 करेक्ट वैल्यू हो सकता है, या 1.25? मतलब वैल्यूज में मत जाओ, कंसेप्ट सोचो, ये इसके ऊपर बेस करके मुझे बताओ RXY का वैल्यू कौन सा पॉसिबल है, ये होना पॉसिबल है कि ये होना पॉसिबल है, 0.75 या 1.25? क्योंकि RXY का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करता है, मैंने कल भी बताया, आज फिर से लिखा। अब इसके बेसिस पे मुझे बताओ कि कौन सा आंसर सही होगा, इसमें से एक सही होगा, एक गलत होगा। कुछ नहीं बोल पाओगे, सोचो थोड़ा। RXY का वैल्यू, ये देखो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन मैंने क्या बोला, RXY का वैल्यू मैक्स टू मैक्स +1 तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं, तो फिर कौन सा गलत हो रहा है, बोल ही दिया, अब तो बोलो। बोलो 1.25 1.25 क्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, करेक्ट, नहीं होगा, क्योंकि 1 से ज्यादा तो होना ही नहीं है, अभी तो दिखाया, दिमाग का यूज करो। ये देखो अभी तो दिखाया 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कल भी तो बताया ना। तो 1.25 अगर नहीं होगा, तो इसका मतलब हमेशा यहाँ पर जो भी वैल्यू है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y का जो मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, मोर देन 15। अगर मोर देन 15 नहीं होगा, तो वैल्यू तो क्या हो जाएगा, लेस देन अगर होगा तो हमेशा 1 को एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर ये होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन शुड बी मोर देन 15, ये आंसर होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन should be more than 15। एक्चुअली ये देना चाहिए था मोर देन और इक्वल टू 15, ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें। देखो ये अगर 15 भी होता है तो भी करेक्ट होगा, 1 आएगा ना, मैक्स टू मैक्स 1 जा सकता है। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से नहीं, मतलब लॉजिकली तुम लोग भी सोचो, मेरा बात मानना जरूरी नहीं है, तुम लोग भी तो अपना दिमाग लगाओ ना। ये देखो मोर देन और इक्वल, ये होना चाहिए था आंसर, ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 15, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू ऑप्शन नहीं दिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग ऑप्शन बी में ही टिक करेंगे, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो करेक्ट है नहीं। लेकिन अगर इसे एकदम एग्जैक्टली लिखना हो, तो ऑप्शन में मुझे लगता है कि और इक्वल टू भी ऐड करना चाहिए था, क्योंकि ये और इक्वल टू इक्वल अगर 15 होता है तो 1 ही आएगा, 1 से ज्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर और इक्वल टू ये भी ऑप्शन में होना चाहिए। अगर मान लो एग्जाम में ऐसे आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाओ, लॉजिकली सोचो ना क्या आंसर होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमें आंसर देना था, यही हम बोल रहे थे कि हमें प्रॉपर्टीज बेसिस पे भी जो है आंसर देना होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाएं, 3 हो जाएगा। देखो, इफ द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 20, मतलब कॉव एक्स वाई, कोवेरियंस का मतलब होता है कॉव एक्स बिटवीन टू वेरिएबल्स होता है तो ही कॉव वाला लैंग्वेज यूज होता है, 20 हो गया। एंड द वेरियंस ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज 16, और बोल रहा है वेरियंस जो है वो किसी एक वेरिएबल का, अब किसका है वो तो नहीं पता, मान लेते हैं कि एक्स का है,
कोई एक मतलब या तो x या तो फिर y, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ वन वेरिएबल इज 16। फिर यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट शुड बी द वेरिएंस ऑफ द अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल का वेरिएंस क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, हम लोग आर एक्स वाई लिखेंगे क्योंकि कॉब रिलेट करता है आर एक्स वाई को, तो आर एक्स वाई इक्वल टू कॉब डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब वेरिएंस ऑफ एक्स अगर ये है तो एस डी ऑफ एक्स कितना होगा, एस डी ऑफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी भी बताया ना सिग्मा साइन यूज होता है, तो इसका यूज भी करते जाओ तो आदत हो जाएगा। ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स रूट ओवर ऑफ 16 यानी कि 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। बचा क्या, एस डी ऑफ वाई, ठीक है। एस डी ऑफ वाई भी लिखो तो भी ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई लिखो तो भी ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि कौन सा वेरिएंस ऑफ अदर वेरिएबल क्या होगा, दूसरे वाले वेरिएबल का वेरिएंस पूछा है, एसडी नहीं पूछा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हैं ये कितना होगा, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हम लोग का 4 हो गया, ये 4 से कैंसिल आउट होने से कितना हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। ये 5 हो गया, तो हम लोग का क्या आंसर आ रहा है, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो आर एक्स वाई, ठीक है, आर एक्स वाई इक्वल टू आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू 5 हो गया, मतलब यहाँ पर वेरिएंस एस डी ऑफ वाई हम लोग का एस डी ऑफ वाई इंटू आर एक्स वाई, हम लोग आर एक्स वाई नहीं दिया है क्या, एक सेकेंड। इफ द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 20 एंड वेरिएंस ऑफ द वन वेरिएबल इज 16, अच्छा एक का वैल्यू है 16, दूसरे का कितना हो जाएगा, एक सेकेंड। यहाँ पर हमने आर एक्स वाई तो नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 20 और ये हम लोग का 5 और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई हो रहा है। अच्छा, आर एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू तो हम लोग का +1 या -1 ही हो सकता है। अब ये पॉजिटिव आ रहा है ऊपर, तो ये +1 ही होगा, मतलब ये पॉजिटिव साइड में जाएगा, नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि ये ऊपर +5 आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/RXY, ठीक है। अब RXY का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग का क्या हो सकता है, RXY का मैक्सिमम वैल्यू तो हम लोग का 1 ही हो सकता है ना। तो अगर मेरा वैल्यू 1 हो रहा है, सपोज कि अगर मेरा वैल्यू 1 हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर कैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ये देखो एस डी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25, मोर देन 20, सॉरी मोर देन 10, लेस देन 10 और मोर देन 1.25 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आर एक्स वाई का वैल्यू क्योंकि देख के पता चल रहा है पॉजिटिव हो सकता है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर +1 हुआ, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू +1 हुआ तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई हम लोग का हो जाएगा 5, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई हम लोग का 5 हो जाएगा, रुको इस तरीके से लिखते हैं, देखो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इक्वल टू 5/1, सपोज कि अगर ये 1 होता है, क्योंकि मैक्सिमम 1 जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। अच्छा, अब ये कंफर्म तो नहीं है, ये देखो ये एक्चुअली ना ये वाला ऑप्शन होगा 10 1.25, देखने से ही पता चल रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो है इसका वैल्यू हम लोग का कितना आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का तो ऊपर देखो ना 5 आ रहा है ना, और तो कोई वैल्यू है नहीं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 10 1.25 इस तरीके का जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यूज जो है अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, ठीक है, ये वैल्यूज जो है अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। या फिर हम लोग ऐसा करके देख सकते हैं, ठीक है, देखो ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, चलो ये थोड़ा सा मतलब समझाने के लिए ठीक नहीं हो रहा है ये प्रोसेस, रुको हम दूसरे एक प्रोसेस से दिखाने का कोशिश करते हैं, एक सेकेंड। ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है, बस इतना लिखा हुआ रहने देते हैं। ये हम लोग का आ रहा है आर एक्स वाई इक्वल टू 5 बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, बस इतना लिखा हुआ रहने देते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि r का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड आ रहा है तो पॉजिटिव साइड में r का कंसेप्ट क्या होता है, r लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ये देखो पॉजिटिव साइड में r लेस देन इक्वल टू 1 होगा, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ऊपर 5 है, ठीक है। ऊपर वैल्यू क्या है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आर एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में रेंज होता है लेस देन इक्वल टू 1, यानी r का वैल्यू 1 या 1 से कम होगा, ठीक है। अभी अभी देखो हम लोगों ने r का वैल्यू निकाला 5 बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y,
वाई, इसको पुट कर देते हैं 5 बाई स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एच डी ऑफ वाई मिल जा रहा है, मुझे क्या करना है, वेरिएंस चाहिए, तो हम एच डी स्क्वायर करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। 5 ऑफ स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई का मैंने स्क्वायर कर दिया, और इधर भी हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, मतलब स्टैंडर्ड डिविजन का स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से कितना आ जाएगा, 25 लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई का मतलब क्या होता है, वेरिएंस ऑफ वाई होता है, तो 25 लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। तो इसका मतलब ऑपोजिटली हम लोग बोल सकते हैं वेरिएंस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 25। आई थिंक कि ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम फिर से एक बार बताते हैं, देखो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल यहाँ पर जो भी बताया था कि वेरिएंस ऑफ एक वेरिएबल का 16 बता दिया है, तो SD4 आ गया, उसमें हम लोग RXY का वैल्यू निकाल ली 5 बाई स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। अब पता चल रहा है कि RXY का आंसर जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऊपर जो डिजिट है वो प्लस में है। पॉजिटिव में रेंज इधर होता है, पॉजिटिव का रेंज क्या होगा, मैक्स टू मैक्स 1 होगा, मतलब RXY लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो RXY यहाँ पर XY भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारा डेटा था तो इसीलिए मैंने इसको XY हटा दिया। XY लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 1। अब अभी अभी हम लोगों ने RXY का वैल्यू निकाला है 5 बाई स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, हम लोगों ने पुट कर दिया 5 बाई स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1। अब दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया, क्यों स्क्वायर किया, अगर हम लोग इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते तो भी होता, तो ये हम लोग का 5 आ जाता, ठीक है। अब ऐसे मल्टीप्लाई करने से थे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वेरिएंस चाहिए, हमें एचडी नहीं चाहिए। तो वेरिएंस का मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया, ये कर लो, ठीक है। पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई स्क्वायर, और ये हो गया 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके कर लो, ये और भी जल्दी होगा, ठीक है। मैंने वहां पर तो काफी ज्यादा दिखा दिया, ऐसे करो, ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 दिया है, ठीक है। एक ही तो बात है, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर हम लोग का आ रहा है ये एक्चुअली ना ऐसे करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इस तरीके से पुट करने से इजीली समझ में आएगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये हम लोग का कितना आ रहा है, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन वाई लेस देन इक्वल टू 25 ऐसे आ जा रहा है। छोड़ो, ऐसे मत करो, इसी तरीके से करो, ये ठीक रहेगा, क्योंकि डिवाइडेड फॉर्म है ना, इसको पूरा इस तरीके से करने से बेटर होगा। तो ये हम लोग का 25 हो गया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 25 लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्क्वायर वाई, और यहाँ पर हम लोग का आ रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्क्वायर वाई को हम लोग लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ वाई। तो 25 लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई है, तो वेरिएंस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 25, यही वाला हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, इस तरीके से ही करना पड़ेगा, इस तरीके से करने से आसान होगा, ठीक है, समझने में आसान रहेगा। बाकी यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि 10 वगैरह तो हो नहीं सकता है 1.25, क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है, तो वो 25 भी हो सकता है, लेकिन इसको अगर इस तरीके से सॉल्व कर लोगे तो क्लियरली समझ में आ जाता है। अच्छा, अब देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बोला है इफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x और y के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी rxy पूछ रहा है, ठीक है। rxy कितना होगा ये पूछ रहा है, तो 4th नंबर में देखो rxy, ठीक है, rxy कितना होगा ये पूछा है। इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अच्छा, अब देखो कल हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो आर एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, वो मतलब साइन क्या होगा, वो स्लोप यानी b पे डिपेंड करता है। अगर स्लोप का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो r का वैल्यू भी ग्रेटर मतलब पॉजिटिव होगा, r का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर लेस देन 0 है तो आर का वैल्यू नेगेटिव होगा। ये देखो कल हम लोगों ने ये वाला चीज पढ़ा हुआ है, ये देखो यहाँ पर कहाँ चला गया,
ये रहा, ठीक है। तो b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से, ग्रेटर देन 0 होने से परफेक्ट पॉजिटिव, लेस देन 0 होने से परफेक्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हमें एक इक्वेशन दे दिया y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो पूछ रहा है कि आर एक्स वाई क्या हो सकता है, तो वही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के हमें आंसर देना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी तो हमें पता है, इस तरीके से होगा। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1, -1, 1 और -1 अकॉर्डिंग एज b ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0, नन ऑफ दिस। अब देखो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि b का क्या है। ये तो इन जनरल फॉर्म है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, लेकिन एक्चुअली इक्वेशन क्या है, मतलब ये जो स्लोप b है क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये तो जनरल फॉर्म में हमेशा प्लस से ही लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली तो हमें पता नहीं है कि इक्वेशन है क्या। तो हम लोग क्या बोलेंगे, r का वैल्यू 1 हो सकता है, +1 या फिर -1 अकॉर्डिंग एज b ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0। b ग्रेटर देन 0 होगा कि b लेस देन 0 होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग का rxy का वैल्यू +1 होगा कि -1। यानी इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए। तो rxy इक्वल टू हो जाएगा 1 और -1 अकॉर्डिंग एज b ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0, ऑप्शन सी, ठीक है। फोर्थ का ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, फिफ्थ नंबर में यहाँ पर बोला, ये दूसरा है, ये कॉन्करेंट डेविएशन का है। 4 मेथड्स हम लोगों ने देखा था, फिफ्थ नंबर अभी नहीं कर पाएंगे, इसको बाद में करेंगे जब कॉन्करेंट डेविएशन पढ़ेंगे। सिक्स्थ नंबर वाला कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला है, देखो इफ u प्लस 5x equal to 6 and 3y minus 7b equal to 20 and the correlation coefficient between xy is 0.58। मतलब यहां से लेके यहां तक जो दिया हुआ है वो rxy equal to 0.58 ये बात बोल रहा है, ठीक है। डायरेक्टली ये कम ही देता है, हमें लैंग्वेज में ही देगा। देन व्हाट वुड बी द कोरिलेशन बिटवीन u एंड b, यानी ru भी पूछ रहा है, ठीक है। rxy अगर 0.58 है, क्वेश्चन बोल रहा है अगर rxy 0.58 है तो आर यू भी कितना होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। आर यू भी कितना होगा ये हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे करके हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब देखो x ट्रांसफर हुआ होगा u में और y ट्रांसफर हुआ होगा v में, तभी तो x y की जगह u भी हो रहा है। इक्वेशन दो दे रखा है, एक दे रखा है u प्लस 5x इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3y माइनस 7b इक्वल टू 20। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में y को लेफ्ट हैंड साइड में रख के बाकी डेटा यहाँ रखते थे, जब हम लोग सिंगल वेरिएबल का करते थे कि x चेंज टू y, यहाँ पर x चेंज टू u, y चेंज टू v, तो u को इधर रखेंगे, कल भी हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया, और यहाँ पर v को इधर रखेंगे, तो 20 माइनस 3y। तो यहाँ पर एक बार और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, v इक्वल टू 20 बाई -7 और -3/-7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर b, ये b है, ठीक है। b कितना है, -5, यहाँ पर b कितना है, -3/7, ठीक है। अब दोनों का आंसर हमें देखना पड़ेगा क्या हो रहा है यहाँ पर। ये माइनस है, यहाँ पर माइनस माइनस, ये हम लोग का ना प्लस हो जाएगा। रुको एक सेकेंड, इसको तो, इसका कैलकुलेशन तो और होना चाहिए ना, ये माइनस माइनस तो ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि क्यों ठीक करना पड़ेगा पता है, क्योंकि हम लोग का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा। तो इसमें कैसे -5/x हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, एक ही बात है, करके देख लो। अगर हम लोग इसको ऐसे करते हैं a प्लस बी एक्स, तो भी ये -5 होगा, लेकिन जब इसको ऐसे फॉर्मेट में लाओगे ना तो देखना ये प्लस हो जाएगा। ये देखो, ये -20/7 हो गया, ये माइनस माइनस में प्लस हो गया 3/7y, ठीक है। तो ये bx का प्लस हो रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग इस पे डिसाइड करने चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इन जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस बी एक्स, तो ये a हो गया, ये b हो गया। लेकिन इसको जब हम लोग a प्लस बी एक्स में ट्रांसफर करने जाएंगे तो देखेंगे ये ऑलरेडी प्लस हो जा रहा है, क्योंकि मैंने माइनस पे डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया ना, तो ये कंसेप्ट गलत हो जाता। तो ये a हो गया प्लस बी एक्स, ठीक है। यहाँ पर माइनस आने से तो ही होगा, तो इस तरह से हमेशा कंपेयर करो कि y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर b -5 हो गया, यहाँ पर b प्लस 3/7 हो गया। और कल ही हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में ये चीज देखा था कि हमें देखना है कि दोनों का जो साइन है वो क्या है। तो साइन डिफरेंट है, इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, इसमें पॉजिटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन डिफरेंट।
अगर साइन डिफरेंट होगा तो आर यू बी का वैल्यू भी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो आर यू बी का वैल्यू कितना होगा, 0.58 है, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा -0.58। कल हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन करके ही इस टॉपिक को एंड किया था, तो ये वैसा वाला क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें हमेशा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में ही इसे मैनेज करना चाहिए। अगर दो दो माइनस हो, जैसे अभी मेरे से गलती हो जाता, दो माइनस है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये b हो जाएगा, जैसे मैंने सोचा, ठीक है। अगर तुम लोगों ने ठीक किया है तो अच्छा है। यहाँ पर देखो माइनस, ये गलती मत करो, ये माइनस है, तो हमें पहले इसको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में अरेंज करना है। उसके बाद भी अगर b का वैल्यू माइनस आता है, जैसे यहाँ आया, तो बात अलग है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें b का वैल्यू लेना चाहिए। हम लोग अपने से इसको माइनस ऐसे ले लेंगे तो नहीं चलेगा, पूरा कंप्लीट करके हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली b का वैल्यू पूरे अरेंजमेंट के बाद कितना आ रहा है। तो यहाँ पर एक प्लस आ रहा है, b का वैल्यू एक माइनस आ रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहा है, इसीलिए जो वैल्यू पे तो इंपैक्ट नहीं डालता है, कल ही हम लोगों ने देखा, तो इसीलिए यहाँ पर जो है साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। अब 7th नंबर बोल रहा है, इफ द कोरिलेशन बिटवीन x एंड u। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग बोला है, x एंड u जो है वो है 3x प्लस 4u प्लस 7 इक्वल टू 0। अच्छा, फिर बोल रहा है एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज -0.6। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आर एक्स वाई ही बोल रखा है, पढ़ के देखो। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब आर एक्स वाई -0.6, ये देखो -0.6। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू, एक्स और यू के बीच का रिलेशन जो है एक इक्वेशन के थ्रू से बताया है, 3x प्लस 4u प्लस 7, 3x प्लस 4u प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब पूछ रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड y, मतलब हम लोग को ये पूछ रहा है कितना होगा। इसका मतलब x ट्रांसफर हुआ है u में, तभी तो x के जगह u आ गया, और y जो है वो y है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये जो है नो चेंज, ठीक है। अब y अगर y है तो नो चेंज, और x का चेंज क्या हुआ है, u में हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो चेंज किस चीज का हुआ है, x y u में हुआ है, तो u इधर रहेगा, बाकी डेटा हम लोग इधर लिखेंगे, -7 -3/x, तो u इक्वल टू हो जाएगा -7/4 -3/4 इंटू एक्स। अब इसको अरेंज कर लेते हैं a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में, तो ये हो गया a प्लस बी एक्स, तो -3/4x, ठीक है। ये b का आंसर आ रहा है, ठीक है। ये b का आंसर आ रहा है, ये नेगेटिव है, -3/4 आ रहा है b। अच्छा, अब y का अगर कोई चेंज नहीं हुआ है, देखो y जैसा है, y अपना y की तरह ही है, y का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसका मतलब स्केल चेंज कितना हुआ होगा। देखो हम लोग का क्या डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग का स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज कितना है। तो यहाँ पर -3/4 आ रहा है, और y का कुछ चेंज नहीं हुआ है, मतलब ऐसा हो जाएगा 1 इंटू वाई। वाई का कोई चेंज होने का मतलब क्या है, y का कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब y में अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो y की तरह ही रहेगा ना। तो चेंज ऑफ स्केल यहाँ पर कितना, देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या करना होता है, दो b फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर u का जो है वो नेगेटिव आया, v का जो है वो पॉजिटिव आया, ठीक है। यहाँ पर हमारा u का जो है पता चल गया नेगेटिव, u का जो मल्टीप्लीकेशन हुआ था वो हमें पता चल गया है, ये क्या है, नेगेटिव साइन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें v का नहीं पता चल रहा है, ठीक है, और v है भी नहीं, मतलब y में कोई चेंजेस नहीं है, y है, y v नहीं हुआ है, तो y कैसे रहा, तो उसमें 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी y है। तो यहाँ पर लिखते हैं चेंज ऑफ स्केल, इसका मतलब पॉजिटिव ही हुआ, ये वाला b हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेंज ऑफ स्केल, ये भी तो चेंज ऑफ स्केल है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब ही तो चेंज ऑफ स्केल होता है। तो चेंज ऑफ स्केल हम लोग का क्या हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी डिफरेंट साइन, ठीक है। और अगर साइन डिफरेंट होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हम लोग का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर -0.6 है तो आर यू वाई ये कितना हो जाएगा, 0.6 पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ऑप्शन है कि नहीं,
हाँ है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, हम फिर से इस क्वेश्चन को एक बार बताते हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला था कि आर एक्स वाई है -0.6, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आर यू वाई कितना होगा। अच्छा आर यू वाई हम लोगों से पूछा है, और यहाँ पर देखो आर यू वाई जो है, वाई इसका मतलब वाई है, चेंजेस देखो एक्स चेंज होके यू हो गया है, लेकिन वाई जो है वो वाई ही रहा है। ठीक है, अब आर यू वाई हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो बी है, मतलब जो स्केल चेंज है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं, हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें पता है कि ना तो ओरिजिन चेंज ना तो स्केल चेंज इसको इंपैक्टफुल कर सकता है, लेकिन स्केल चेंज का साइन इंपैक्ट करेगा, तो स्केल चेंज है बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बी ढूंढा जिसका साइन नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर बी क्या होगा, यहाँ तो कोई इक्वेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वाई वाई है, इसीलिए कोई इक्वेशन नहीं है। कि किसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक्स को चेंज किया है, तभी तो यू दिख रहा है, यू से एक्स को इस तरीके से चेंज किया है, लेकिन यहाँ पर वाई को चेंज नहीं किया। चेंज नहीं किया है मतलब वाई में क्या मल्टीप्लाई, स्केल चेंज ही देखेंगे, ओरिजिन चेंज तो हमें करके दिखाना नहीं है। अगर हम लोग वाई में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई वाई रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, बी का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो ये हम लोग का चेंज ऑफ स्केल जो है ये पॉजिटिव है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों डिफरेंट साइन है, इसीलिए हम लोग का आर एक्स वाई का भी जो है साइन बदल जाएगा। तो यहाँ माइनस में आंसर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। अच्छा 7th नंबर हो गया। अब देखो 8th नंबर, क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है, लेकिन ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने अभी सीखा ना, उसी के बेसिस पे ही होगा। ये देखो यहाँ पर क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एक्स का वैल्यू ये दे रखा है, ठीक है, वाई का वैल्यू हमें दे रखा है, अभी हमें इक्वेशन नहीं दिया, हमें वैल्यू दे रखा है और चेंजेस दे रखा है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.93, तो एक्स वाई का कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा है 0.93। ठीक है, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है आर एक्स वाई 0.93, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, आर एक्स वाई ये है 0.93, फाइंड आउट करने बोला है आर यू भी, तो एक्स यू में ट्रांसफर हुआ होगा, y जो है वो v में ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या बोल रहा है कि देखो नॉर्मली हमें इक्वेशन दे देता है, अभी हमें चेंज दे दिया है, तो x u में ट्रांसफर हुआ है, y v में ट्रांसफर हुआ है, ऐसा ही अभी हम लोग को पता चला। ठीक है, अब 2 - 3 हो गया है, 3 से -2 हो गया है, 5 0 4 -1 7 2। अच्छा ऐसा क्या हुआ है कि जो है चेंजेस ऐसा दिख रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या कौन सा ऐसा डेटा है जिसे ऐड लेस या डिवाइड क्या करने पे ऐसे आ रहा है। तो एक चीज देखो, अगर हम लोग 2 में हमें तो नहीं पता कि स्केल चेंज है कि ओरिजिन चेंज है, तो एक बार अगर हम स्केल चेंज ही देखते हैं, तो देखो 2 में कुछ ऐसा डेटा है नहीं जिसे मल्टीप्लाई करने से -3 आ जाए। देखो ऐसा हो सकता है, अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 5/3, और यहाँ पर अगर हम लोग नहीं मल्टीप्लाई करने से तो नहीं आएगा, देख लो ये -3 है, मल्टीप्लाई करने से तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ अगर हम लोग -5 करते हैं, देखो यहाँ -5 करो -3 आ जाएगा, यहाँ -5 करो -2 आएगा, यहाँ -5 करो 0 आ जाएगा, यहाँ -5 करो -1 आ जाएगा, यहाँ -5 करो +2 आ जाएगा। इसका मतलब x का चेंजेस कैसा हुआ है u के लिए, u कैसे बनाया गया है, x -5 करके, x के हर एक वैल्यू से -5 करने पे u मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ओरिजिन चेंज हुआ, स्केल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि माइनस हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग चेंज को लिखते हैं, u कैसे बना है, u बना है x -5 करके। ठीक है, सिमिलर तरीके से हम लोग y का चेंजेस देखने का कोशिश करेंगे कि y ऐसा क्या किया गया है कि y का वैल्यू ऐसे हुआ, सभी में एक ही तरह का कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो 4 से -4 हुआ है, तो 4 में अगर हम लोग -8 कर देते हैं तो -4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ अगर -8 करेंगे तो -2 होगा, यहाँ -8 करो -1 होगा, यहाँ -8 करो 0 हो जाएगा, यहाँ -8 करो 2 हो जाएगा। इसका मतलब y जो है v में कैसे ट्रांसफर हुआ है, v के लिए ऐसे किया गया है y -8, y के हर एक डेटा से 8 को माइनस किया गया है, तो v कैसे बना है, y -8 करके v बना है। ठीक है, तो इससे हम लोग का
जो है चेंजेस दिख रहा है, तो दोनों ही चेंजेस हम लोग का क्या है, दोनों ही चेंजेस हम लोग का ओरिजिन चेंज है, ठीक है, ये भी ओरिजिन चेंज है, ये भी ओरिजिन चेंज है, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस हुआ है। तो ओरिजिन चेंज किसी तरीके से इंपैक्टफुल नहीं होता है, ना तो वैल्यूज के लिए, ना तो हम लोगों के साइन के लिए। ये देखो कल ही मैंने लिखवाया यहाँ पर, ओरिजिन चेंज हम लोग का किसी तरीके से वैल्यू नहीं रखता है, ये रहा, ये देखो चेंज ऑफ ओरिजिन नो इम्पैक्ट, ना तो वैल्यू ना तो हम लोग का साइन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसका चेंजेस सिर्फ ओरिजिन चेंज है, इसमें चेंजेस अगर सिर्फ ओरिजिन चेंज है, तो आर एक्स वाई का वैल्यू जो था, आर यू वी का भी वैल्यू एज इट इज होगा, नो चेंजेस, ठीक है, नो चेंजेस, कुछ देखना ही नहीं है हमें। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 0.93 आएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन काफी आसान है, क्वेश्चन देखने में लगेगा कि 1 मार्क्स से काफी बड़ा है, शायद इतना बड़ा क्वेश्चन देखो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, नॉर्मली हमें बता देता है कि किस तरीके से चेंजेस हुआ है, ये देखो नॉर्मली हमें बता देता है क्या चेंजेस हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें खुद से इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या चेंजेस हुआ है। अब क्योंकि स्केल चेंज हुआ ही नहीं है, ओनली ओरिजिन चेंज हुआ है, तो हम लोग का वैल्यू साइन कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो आर एक्स वाई था वही आर यू भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है हम लोग को। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है रेफरिंग टू डेटा प्रेजेंटिंग इन क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में जो डेटा गिवन है, ठीक है, ये वाला जो डेटा गिवन है, व्हाट वुड बी द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी, यू एंड वी के बीच में क्या कोरिलेशन होगा। और अभी देखो कंसेप्ट हमें अलग बताया है कि अगर ऐसा होता है तो, ठीक है, अगर ऐसा होता है, ये वाला u का वैल्यू इतना हो रहा है और v का वैल्यू इतना हो रहा है, तो हम लोग का कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v क्या होगा, मतलब ये डेटा अब रेलिवेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये मतलब दो केस हो गया है, सेम क्वेश्चन का दो केस बनाया है। तो ठीक है, हम लोग एक बार यहाँ पर लिखते हैं क्या हमें गिवन है, आर एक्स वाई 0.93, सेम क्वेश्चन का डेटा लेना है हम लोग को, आर एक्स वाई है 0.93, हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आर यू भी कितना होगा, तो एक्स ट्रांसफर हुआ है यू में और वाई ट्रांसफर हुआ है भी में, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कि x2 है, ये x जो है अगर u में ट्रांसफर हुआ है तो कैसे करके हुआ होगा, 210 हो गया, 315 हो गया, 525 हो गया, 420 हो गया, 735, काफी बड़ा वैल्यू है, तो मुझे लगता है मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा। बोलो कौन से डेटा से मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, कि x में क्या मल्टीप्लाई करने से ये सारे वैल्यूज हमें मिल जाएंगे, कैसे बना होगा, u इक्वल टू कितना हुआ होगा, बोल सकते हो। 5 5, तो 5x लिखेंगे, देखो 5 मल्टीप्लाई करो 10, 5 मल्टीप्लाई करो 15, 5 मल्टीप्लाई करो 25, 5 मल्टीप्लाई करो 20, 5 मल्टीप्लाई करो 35, ठीक है। तो स्केल चेंज हुआ, ये भी ध्यान रखो कि क्या चेंज हुआ, स्केल चेंज हुआ, u इक्वल टू 5x, ठीक है। स्केल चेंज का मतलब ये मत भूल जाओ क्या होता है, स्केल चेंज का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड होना। तो मल्टीप्लीकेशन पहले देखो माइनस हुआ था, अभी मल्टीप्लीकेशन हुआ, ठीक है। अब स्केल चेंज हुआ है तो हमें इंपैक्ट भी देखना पड़ेगा, किस चीज का, साइन का, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये y जो है ये v में ट्रांसफर हुआ है, तो y है 4 6 7 8 10 और ये बन गया -24 -36 -42 -48 एंड -60। तो कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ है, देखो काफी ज्यादा बढ़ गया है वैल्यू, तो माइनस भी नहीं हुआ होगा और जो है क्या बोलते हैं उसे डिवाइड भी नहीं हुआ होगा, प्लस या मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या हुआ होगा, कितना मल्टीप्लाई हुआ है या फिर प्लस हुआ है तो कितना हुआ। बोलो कितना हुआ है। ये सब में ऐसा कौन सा डेटा है जिसे मल्टीप्लाई करने से ये सारे आंसर आ जाएंगे, बोलो। -6 -6 करेक्ट, -6 y हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 7 42, तो v इक्वल टू -6y होगा, ये ध्यान रखो, -6y, ठीक है। ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर साइन का इम्पैक्ट आएगा। अब स्केल चेंज है, ठीक है, तो ये bx हो गया, इसका भी bx, इसका by, ठीक है। तो ये दोनों का साइन क्या है, साइन जो है ये अलग है, ठीक है। साइन अगर अलग है तो आर यू वी का वैल्यू तो वही रहेगा 0.93, हमें तो देखना है कि साइन क्या होगा। तो अगर ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन डिफरेंट है, अगर साइन डिफरेंट हुआ तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो आर यू वी हम लोग का माइनस हो जाएगा, -0.93, यानी कि ऑप्शन
सी हो जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का रैंक कोरिलेशन पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 भी रैंक कोरिलेशन, क्वेश्चन नंबर 12 भी वही, 13 भी कॉनकरेंट डेविएशन, 14 भी कॉनकरेंट डेविएशन, 15 हाँ ये वाला देखो, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, पियर्सन मतलब कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला से हमें आर एक्स वाई कैलकुलेट करके देना है। एक्स और वाई का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू दे रखा है और हम लोग को फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग को इसका पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? पूरा कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है ये देखो, कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई करेंगे तो हमें पूरा वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो डेटा गिवन है उससे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और ये जो भी डेटा जरूरत होता है वो कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी क्या हम लोग शॉर्टकट में कर सकते हैं? हाँ, शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। देखो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम पूरा इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। नॉर्मल पहले कैलकुलेट करके दिखाते हैं, फिर हम शॉर्टकट में कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स और वाई लिख दिया, ठीक है। एक्स का वैल्यू है -5 -4 -3 -2 -1, -5 -4 -3 -2 -1। उसके बाद है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5। अच्छा, और 27 18 11 6, 27 18 11 6, 27 18 11 6, 3 2 3 6 11, 3 2 3 6 11, 18 27 18 27, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से देखो हम लोग को क्या क्या कॉलम बनाना होता है, एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सारे कॉलम हम लोग पहले नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं समेशन एक्स का, ठीक है, क्योंकि हमें समेशन एक्स और समेशन वाई का भी कॉलम चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद करो, देखो हम फॉर्मूला लिखवाएंगे तभी समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर आर एक्स वाई इक्वल टू कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अच्छा, अब कॉफ का मतलब क्या होता है? कॉफ का मतलब हो जाएगा समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन, ठीक है। अच्छा, नीचे कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर सेम चीज वाई के लिए आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन देके समेशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे समेशन एक्स। देखो ये 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा? यहाँ कितना है ये देखो, इधर देखने से आसानी से पता चलेगा। -5 ये ऐड करना है ना, +5 0 +4 -4 -3 +3 -2 +2 -1 +1 0। तो इसका मतलब समेशन एक्स हम लोग का 0 आ जाएगा, ये कंफर्म हो गया। अच्छा, समेशन एक्स अगर 0 आ जाएगा तो यहाँ पर जब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, अब देखो बस इसी पे बेस करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर जब हम लोग का समेशन एक्स वाई एक्स बाई एन, अगर समेशन एक्स अगर 0 आ रहा है तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। सोच के देखो यहाँ कितना वैल्यू आ रहा है वो मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन मेरा अगर ये 0 बाई एन का मतलब जितने सारे डिजिट है, जितने भी है, कितने हैं देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, लगभग 11 डिजिट है। तो यहाँ पर अगर 11 लिख लेते हैं और इनटू समेशन वाई बाई एन, ठीक है। अब नीचे कुछ भी वैल्यू आए, अब इधर भी देखो समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस ये हो गया 0 बाई एन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर समेशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर। ये जस्ट हम समझाने के लिए कर रहे हैं, तो ये पोर्शन मेरा 0 हो जाएगा, ये पोर्शन भी मेरा 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर समेशन एक्स वाई जब करेंगे तो ये भी हम लोग का देखो 0 हो जाएगा, समेशन एक्स वाई भी ना हम लोग का 0 हो जाएगा। ये देखो कैसे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से ही पता चलेगा। 27, ये देखो 27 इंटू 5 कितना आ गया, -135, ठीक है। 4 इंटू 18 देखो कितना आ रहा है, -72 -33 -12 -3, ठीक है। फिर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 12 33 18 इंटू 4 72 27 इंटू 5
कितना हो गया 135। अब देखो यहाँ पर 135 पॉजिटिव, अगर हम लोग इसको ऐसे जूम आउट करके देखते हैं, देखो यहाँ पर 135 नेगेटिव 135 पॉजिटिव, कैंसिल आउट, 72 माइनस 72 माइनस 33 प्लस 33 प्लस 12 माइनस 12 माइनस 3 प्लस 3, ये कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो समेशन एक्स वाई हम लोग का कितना आ जाएगा, समेशन एक्स वाई भी 0 आ गया। अभी हम वाई को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो अगर समेशन एक्स वाई भी 0 आ गया तो यहाँ पर भी तो 0 आ जाएगा। ये देखो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 0/11, देखो ये कितना आ गया 0/11। आगे क्या चेक करें, अगर ये मेरा 0/11, ये 0/11, यहाँ पर वैल्यू जो भी आ जाए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब आर एक्स वाई में पूरा कैलकुलेशन किए बिना हम लोग देख पा रहे हैं ऊपर का पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। अब नीचे कोई वैल्यू आए या ना आए, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0 आए उससे ज्यादा आए, आंसर तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, आंसर तो 0 ही आने वाला है, क्योंकि मेरा ऊपर में अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो नीचे का वैल्यू मेरा कुछ भी क्यों ना आए तो हम लोग का वो तो 0 ही हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो इसको पूरा कैलकुलेट किए बिना अगर थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि इसका आंसर हम लोग का क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हुआ है। अच्छा, और यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन, ये रिग्रेशन लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो ठीक है, ये रिग्रेशन लाइन का दिया हुआ है, मतलब जो हम लोग का कार्ल पियर्सन था उसका जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो मतलब हम लोगों ने कर लिया। अब फिर से एक बार कार्ल पियर्सन में जाते देखते हैं, यहाँ पर जो इलास्ट्रेशन में क्वेश्चंस था उसमें से एक दो इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्पेयरमैन वाला पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था। ये वाला मैंने तुम लोग को करके देखने के लिए बोला था, करके देख सकते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन करवा के कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो वाला करवाते हैं। ठीक है, ये देखो ये वाला यहाँ पर दिया है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर 20 आइटम इज 0.4। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई यानी आर एक्स वाई। ठीक है, तो आर एक्स वाई यहाँ पर लिखते हैं 17.6, आर एक्स वाई, आर एक्स वाई हमें गिवन है, आर एक्स वाई हमें दे रखा है 0.4, कितने आइटम का 20 आइटम का, मतलब एन इक्वल टू कितना है 20 है। अच्छा, अब बोल रहा है द एम एंड एस डी ऑफ एक्स एंड वाई नोन टू बी 12 एंड 15। अच्छा, एम एंड एस डी ऑफ एक्स एंड वाई, अच्छा एम ऑफ एक्स, एस डी ऑफ एक्स, एम ऑफ वाई और एस डी ऑफ वाई, ये हमें गिवन है। देखते कितना कितना गिवन है, एक्स एंड वाई आर नोन टू बी 12 एंड 15 एंड 3 एंड 4। अच्छा, एक्स का है 12, एम जो है ये देखो कैसे रीड करना पड़ेगा, द एम मतलब पहला डेटा एम का है, और किसके बारे में पहले बोला है, एक्स के बारे में, तो एम ऑफ एक्स एंड वाई हो जाएगा 12 एंड 15, तो एम में लिखेंगे 12 और 15, 12 और 15, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स वाई है 3 4, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 3 4। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द पेयर 20,15, मतलब यहाँ पर तो हर एक डेटा पेयर में होगा, दो दो वेरिएबल्स है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 2015 वाज रॉन्गली टेकन एज 1520, मतलब 20 और 15 ऐसा लेना चाहिए था, जबकि जिसने कैलकुलेट किया है उसने 15,20 कर दिया है। ठीक है, ये रॉन्ग है, मतलब x के जगह y, ये नॉर्मली किस फॉर्मेट में होता है एक्स वाई, तो x 20 है y 15 है, ये करेक्ट है, बट जिसने कैलकुलेशन किया है उसने 15 20 कर दिया है। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, हमें करेक्टली कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बड़ा है लेकिन एक बार कर लेते हैं, अगर आ जाए एग्जाम में तो ये देखो, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, आर एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। अब 0.4 जो है वो गलती कैलकुलेट मतलब रॉन्ग डेटा से कैलकुलेट करके आया हुआ आंसर है। ठीक है, तो हम लोग उसी को पुट करेंगे, क्योंकि गलती से जो बना है उसी को पहले चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो ये देखो, ये कॉफ एक्स वाई तो हमें नहीं पता कितना है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स वाई पता है 3 और 4, और ये भी गलत ही आया होगा, क्यों, क्योंकि ये गलत डेटा से जो है एसडी
कैलकुलेट हुआ है एक्स और वाई का। तो यहाँ पर कॉफ एक्स कॉमा वाई कितना हो जाएगा, कॉफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा 0.4 इंटू 3 इंटू 4, तो ये कितना होता है 0.4 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 4.8 कॉफ हो गया। लेकिन ये क्या है, ये रॉन्ग कॉफ है, ठीक है। अब कॉफ का वैल्यू कैसे होता है, कॉफ मतलब होता है समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन 4.8, ठीक है, ये रॉन्ग है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेक्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम लोगों को एसडी भी दे दिया है, अब देखो मीन दे दिया है, ये देखो समेशन ऐसे लिखते हैं, देखो एक्स बार मतलब एरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, तो समेशन एक्स बाई एन। अब एक्स कितना, एक्स बार कितना आया है 12, और समेशन एक्स और एन कितना है, एन है हम लोग का 20, बता दिया है 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे ये कैलकुलेट हुआ है, तो ये हो गया 20 इंटू 12 इक्वल टू 240, ठीक है। तो इसका मतलब ये रॉन्ग समेशन एक्स है, हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा करेक्ट समेशन एक्स। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये कैलकुलेट हुआ है एक्स में कितना लेके 15 लेके, जबकि x में वैल्यू 20 होना चाहिए, जो गलत हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सही करेंगे, 240 जो है ये कैलकुलेशन जब हुआ उसमें 15 को इंक्लूड किया गया, जो कि गलत है, तो 15 को एक्सक्लूड करेंगे और 20 को ऐड करेंगे, क्योंकि करेक्टली 20 ऐड होना चाहिए था। तो 240 में से अगर हम लोग 5 ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों को एडजस्ट करके 5 आता है, तो 245 हो गया। करेक्ट समेशन x जो है वो हम लोग का 245 हो गया। सिमिलर तरीके से हम लोग करेक्ट समेशन y भी निकाल सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर y बार इक्वल टू, जो कि गलत आया हुआ है 15 है, ठीक है। तो समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय 20, अब y समेशन ऑफ y इक्वल टू 20 इंटू 15, समेशन ऑफ y इक्वल टू ये हो गया 300। अब हम लोग करेक्ट समेशन ऑफ y कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट समेशन ऑफ y इक्वल टू 300। अब यहाँ से जो रॉन्ग है उससे हटाओ, रॉन्ग क्या दे दिया हम लोगों ने 20 इंक्लूड किया है, जबकि 15 इंक्लूड होना चाहिए, तो 20 हटाओ 15 को ऐड करो, तो यहाँ पर कितना आ गया -5 इसमें लगाएंगे तो ये 295 हो जाएगा। ये करेक्ट समेशन y आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये जो है ये तो रॉन्ग आया हुआ है, हमें रॉन्ग समेशन एक्स वाई भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रॉन्ग समेशन एक्स कितना है, ये देखो रॉन्ग डेटा में रॉन्ग ही पुट करेंगे ना 240, ये देखो रॉन्ग समेशन एक्स है 240/20, और रॉन्ग समेशन y कितना है, यहाँ पर ये कितना आया, ये रॉन्ग आ रहा है, रॉन्ग समेशन y है 300, क्योंकि रॉन्ग डेटा को लेके ही ये फाइंड आउट हुआ है, तो वही हम लोग लिख रहे हैं जितना डेटा से ये फाइंड आउट हुआ है 4.8। अच्छा, यहाँ समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई 20, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि समेशन एक्स वाई कितना आ जाएगा, तो देखते हैं कितना आ जाएगा। ये हम लोग का हो रहा है 240 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 400, तो ये हो गया 180, तो ये 180 इधर ऐड हो जाएगा, प्लस 4.8, 184.8 इंटू 20, 3696, ठीक है। ये कितना आ रहा है 3696, और ये रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, ये रॉन्ग समेशन एक्स वाई आ रहा है, क्योंकि इसमें हर एक रॉन्ग डेटा इंक्लूडेड है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, करेक्ट समेशन एक्स वाई, तो करेक्ट समेशन एक्स वाई कितना हो जाएगा, 3696 में से हमें हटा देना है जो रॉन्ग डेटा है, और जो सही है उसे ऐड करना है। तो ये x इंटू वाई का एडिशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना एक्स वाई इंटू किया होगा, 15 इंटू 20 यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, जबकि हमें देना चाहिए था 20 इंटू 15, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ना कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 15 इंटू 20 करने पे जितना आता है 20 इंटू 15 करने पे भी उतना ही आता है, मतलब करेक्ट जो है, करेक्ट समेशन एक्स वाई भी उतना ही आएगा जितना रॉन्ग समेशन एक्स वाई है। सिर्फ इंडिविजुअली जब एडलेस हुआ होगा तभी गलत हुआ होगा, लेकिन मल्टीप्लाई होकर जब एडलेस हुआ होगा तब तो यहाँ पर गलत नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ एक डेटा से तो इम्पैक्ट नहीं होता है कि गलत होने के बाद भी सही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर ऐसा एक कंडीशन आ सकता है कि हम लोग का करेक्ट समेशन एक्स वाई भी वही होगा जो रॉन्ग था, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो दोनों पे एक ही जैसा आंसर आएगा, अलग तो नहीं आएगा। तो देखो हमें करेक्ट समेशन एक्स वाई पता चल गया, और करेक्ट समेशन एक्स करेक्ट समेशन वाई पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा करेक्ट एसडी, करेक्ट एसडी ऑफ एक्स, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट होगा,
समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए पहले हमें रॉन्ग वाले डेटा से फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो इसमें बहुत सारा पॉइंट है, एमसीक्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा हम बोल सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस करके रखो, अगर कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले तो कर सकते हो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, गलत एसडी कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है, रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। अच्छा, समेशन एक्स बाई एन जो गलत वाला है वो कितना है, 12, ठीक है 12, क्योंकि गलत डेटा से ही हमें गलत वाला आंसर पता चलेगा। तो यहाँ पर हो गया 9, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर मतलब 144 ही होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, और ये इधर आ जाएगा +9, तो ये हो गया 153 इंटू 20। हम एक ही बार में कर लेते हैं कैलकुलेटर में, 3060 इक्वल टू समेशन एक्स का स्क्वायर। ये रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग डेटा से कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट होगा, 3060 में से हम लोग एलिमिनेट करेंगे गलत एक्स का स्क्वायर, यानी 15 स्क्वायर हम लोगों ने किया है, जबकि हमें करना था 20 स्क्वायर, ठीक है, तो 15 स्क्वायर हटाओ, 20 स्क्वायर को ऐड कर दो, तो यहां से माइनस प्लस कर देंगे 400 और माइनस कर देंगे 225, तो समेशन एक्स का स्क्वायर करेक्ट वाला हो जाएगा 3235, ठीक है। अब ऐसे ही करके हमें समेशन वाई स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, इधर निकालते हैं, एस डी ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 था शायद, ठीक है, एस डी ऑफ वाई 4 था और एम 15 था, एम 15 था। एम देखो 15 था, 15 का स्क्वायर, अच्छा ये दोनों साइड स्क्वायर करो, 16 हो गया, समेशन वाई स्क्वायर बाई 20 और ये 15 का स्क्वायर 225। अब हम एक ही बार में कर देते हैं, 225 प्लस 16 हो जाएगा 241 और ये 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो समेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4820, जो कि रॉन्ग है, ठीक है, ये वाला रॉन्ग आंसर आया हुआ है। हम लोग इसको करेक्ट कर लेंगे, तो समेशन वाई स्क्वायर में क्या करेंगे, 4820, इसमें माइनस कर देंगे जो गलत है, ठीक है, माइनस क्या है, हम लोगों ने 20 स्क्वायर दे रखा है, 20 स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 20 स्क्वायर हटाएंगे और 15 स्क्वायर को ऐड करेंगे, ठीक है। 20 स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये स्क्वायर का एडिशन था। अच्छा, अब माइनस कर देंगे 400 प्लस कर देंगे 225, तो 4645, तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर करेक्ट वाला, ये करेक्ट। तो देखो एक एक करके हम लोगों ने सारा करेक्ट डेटा कैलकुलेट कर लिया है। अब जस्ट हम लोग को क्या करना है, कर्व निकाल लेना है। तो हम लोग पहले निकालेंगे करेक्ट एसडी, करेक्ट मीन, ये सब सबसे पहले निकाल लेते हैं करेक्ट एसडी, करेक्ट एसडी ऑफ एक्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो करेक्ट एसडी के लिए करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, जो कि है 3235 डिवाइडेड बाई 20 माइनस, अच्छा समेशन एक्स, करेक्ट समेशन एक्स है 245 डिवाइडेड बाई 20 का होल स्क्वायर। अब इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, पहले ये वाला करते हैं, 245 डिवाइडेड बाई 20 जितना भी आया इसका स्क्वायर 12.25, तो ये आ रहा है हम लोग का 150.0625। अच्छा, 150 पॉइंट, ये लिख लेते हैं 150.0625, और ये आ रहा है 3235 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 150.0625, तो ये आ रहा है 11.6875। इसका करना है हमें रूट, तो रूट कर देते हैं 3.41 ऐसे आ रहा है, तो 3.4186, ठीक है, मैंने 4 डिजिट लिख लिया। अच्छा, अब करेक्ट ये वाला भी निकालेंगे, करेक्ट एसडी ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर करेक्ट वाला लेंगे माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर। तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर तो अभी अभी कैलकुलेट किया, ये आ रहा है हम लोग का 4645,
4645 डिवाइडेड बाई 20 माइनस समेशन y, करेक्ट वाला समेशन y 295 बाई 20, 295 बाई 20 का स्क्वायर। अच्छा, तो 295 डिवाइडेड बाई 20 जितना भी आए 14.75, 14.75 से मल्टीप्लाई करने से 217.5625, देखते हैं कितना आता है। 4645 डिवाइडेड बाई 20 जितना भी आ गया माइनस कर लेंगे 217.5625, रूट, इस पे रूट लगा देंगे 3.8324, 3.8324, ठीक है। तो हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट हो गया। अब कॉव का निकालना पड़ेगा, तो करेक्ट कॉव का निकालेंगे, कॉव एक्स वाई। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन इंटू समेशन ऑफ वाई बाई एन। सारे करेक्ट डिजिट लेने पड़ेंगे। तो समेशन ऑफ एक्स वाई का करेक्ट और रॉन्ग सेम ही है, 3696, ये देखो 3696 डिवाइडेड बाई 20 माइनस समेशन ऑफ एक्स कितना है 245 बाई 20 इंटू 295 बाई 20, देखते हैं कितना होता है। 245 इंटू 295 डिवाइडेड बाई 400, 180.6875, 180.6875। तुम लोग मेमोरी में रख के कर सकते हो, मुझे बार बार स्क्रीन चेंज करना पड़ता है इसलिए हम लिख लिए। 3696 डिवाइडेड बाई 20, ये जितना भी आ रहा है माइनस 180.6875, तो ये आ रहा है 4.1125। ये कॉव का आंसर आ गया। अब हमें करेक्ट आर एक्स वाई निकालना है, तो करेक्ट आर एक्स वाई क्या होगा 4.1125 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मतलब 3.4186 इंटू 3.8324। तो ये जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय 3.4186, फिर से डिवाइड हो जाएगा 3.8324। देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, 0.313, चेक करते हैं, 0.313, हाँ 0.31, ठीक है 0.31 आएगा, 0.31। काफी बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन अगर इसमें कुछ भी ऐसा डेटा दे दे कि हमें एक दो पॉइंट करेक्ट करना पड़ा, बाकी सारे चीज हमें गिवन है, तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर मेन हमें सीखने वाला बात ये था कि हम लोग किस तरीके से करेक्ट कर रहे हैं। जैसे समेशन एक्स वाई है तो एक्स इंटू वाई फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह में। तो आर एक्स वाई हमें दिया हुआ था, एन भी दिया हुआ था, ये सब रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग कैलकुलेशन है, ये भी रॉन्ग कैलकुलेशन है। क्यों? क्योंकि पेयर्स को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, 15 20 लिख दिया, जबकि 20 और 15 लिखना चाहिए। तो जहां जहां गलत है वहां वहां हम लोगों ने सही किया। जैसे कि एक्स बार के यूज से हम लोगों ने समेशन एक्स निकाल लिया करेक्ट वाला, वाई बार के यूज से समेशन वाई निकाल लिया करेक्ट वाला, ठीक है। अब ये करेक्ट समेशन एक्स और समेशन वाई को यूज करके हम लोग करेक्ट एरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अलग से तो नहीं निकाला, जरूरत नहीं था। इंडिविजुअली यहाँ पर देखो, इंडिविजुअली पुट किया है, ठीक है। सॉरी, इंडिविजुअली पुट मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने एक्स बार वाई बार अलग अलग और नहीं निकाला, यहीं पर पुट कर लिया, यहीं पर यूज करना था, और एक समेशन एक्स वाई को करेक्ट किया। हाँ, और यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर को भी किया। तो काफी सारे चीज हमें करेक्ट करने पड़े। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, 1 मार्क के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा हमें पता चला कि किस तरीके से इसे करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद ये 17.7 ये नेसेसरी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है हमें करने का, ठीक है। 17.8 हम लोग कल कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एकदम नहीं करना है, ठीक है, इसको हटाओ, ये करना ही नहीं है। 17.7, अच्छा, और यहाँ पर ये वाला तो अभी अभी मैंने करवा दिया। ये जो क्वेश्चन है इसको तुम लोग करके देख सकते हो अगर करना चाहो तो। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, एग्जामिन वेदर देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन एज एंड ब्लाइंडनेस, एज एंड ब्लाइंडनेस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है करते वक्त कि हम लोग किसे एक्स माने किसे वाई माने। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या क्या डेटा है, एज इन ईयर्स है, नंबर ऑफ पर्सन है, और नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है। तो हमें रिलेशन निकालने के लिए बोला है एज और ब्लाइंडनेस के बीच में, तो एज तो हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब एज जो है
ये हम लोग x लेंगे, y किसे ले, नंबर ऑफ पर्सन्स इन 1000 या नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्सन्स, क्या लेना है। तो एक्चुअली हमें बोला है कि ब्लाइंडनेस फाइंड आउट करना है, मतलब कितने लोग ब्लाइंड है। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 90 120 ये इन 1000 है, मतलब 90,000 लोगों में से 10% ब्लाइंड है, ठीक है। 90,000 लोगों में से 10% जो है वो ब्लाइंड है। तो ब्लाइंडनेस कितना हुआ, आउट ऑफ 90 10, ठीक है, आउट ऑफ 90 10। यहाँ इस पे अगर ब्लाइंडनेस पूछा जाए तो आउट ऑफ 120 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग y निकालेंगे, y को इन दोनों को कंबाइनली निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ये एक स्पेशलिटी है। तो देखो उसी तरीके से यहाँ पर किया हुआ है, हम यहाँ दिखा देते हैं, ये देखो यहाँ पर कैसे लिखा है एज। अच्छा यहाँ पर जो x है, ये जो x है यहाँ पर तो हमें क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू करके, ठीक है, हमें मिड वैल्यू करके निकालना है। तो ये देखो मिड वैल्यू निकाला गया है 0 to 10 10 to 20, ये सबका मिड वैल्यू, जैसे ये 5 हो जाएगा क्योंकि गैप सभी में 10 का है, इसमें 10 ऐड कर दो 15, 15 में 10 ऐड करो 25, 25 में 10 ऐड करो 35, 35 में 10 ऐड करने से 45, उसमें 10 ऐड 55, फिर 10 ऐड 65, फिर 10 ऐड 75, ठीक है। ये मिड वैल्यू यानी x हो गया। अब y कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्सन्स का जो है यहाँ पर रेशियो, तो आउट ऑफ 90 10%, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 10/90, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही किया है, b/p इंटू 1 लाख कर दिया है, ठीक है। अब ये 1 लाख जो है पर लाख में इसे कैलकुलेट किया है। तुम लोग अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, ये एक्चुअली इसीलिए किया है ताकि हम लोग का जो है आंसर ऐसे मतलब ये देखो ये पॉइंट में आ जाएगा ना, इसीलिए ये देखो 10/90 अगर हम लोग करते हैं तो ये हम लोग का ऐसे पॉइंट में आ जाएगा। अगर इसमें हम लोग इंटू 1 लाख कर लेते हैं तो ये हम लोग का इस तरीके से आ रहा है 11, ठीक है, ये 11 लाख आ रहा है। तो सिर्फ इन्होंने ये 11 ले रखा है, 1 पर लाख के बेसिस में यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, ठीक है, पर लाख के बेसिस में किया है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करना चाहे, जैसे ये पर लाख इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने पर्सन हो रहे हैं, देखो यहाँ पर अगर टोटल करते हैं एक बार देख लेते हैं, 90 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 20, तो ये तो 650 हो रहा है। और नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्सन कितना हो रहा है ये भी एक बार चेक करते हैं, 10 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6 106। यहाँ पर क्या बोला है, let us denote the mean value of the age in year as x and the number of blind persons per lakh as y। अच्छा ये assumption लिया इन्होंने, ठीक है, पर लाख के बेसिस में। अगर हम लोग पर लाख नहीं लेते हैं तो हम लोग का कैसे होगा पता है, 10/90, मतलब हम लोग का यहाँ पर 1/9 15/120 इस तरीके के डेटा आएगा, ठीक है। फिर x y सिंपल, जैसे हम लोग कॉग निकालने के लिए करते हैं x का स्क्वायर y स्क्वायर। जब हमें x और y का कॉलम मिल जाएगा तो कोवेरियंस निकालने के लिए हमें क्या क्या कॉलम चाहिए, एक तो x स्क्वायर, एक y स्क्वायर और एक एक्स वाई का कॉलम चाहिए, ठीक है। इन्होंने 1 लाख से मल्टीप्लाई करके इस डेटा को, ये मतलब जो फ्रैक्शन है उसको एलिमिनेट करने का कोशिश किया है। अगर हम लोग फ्रैक्शन रख के भी करते हैं तो भी चलेगा। तो ये तो देखो कैलकुलेशन का मैटर है, तुम लोग खुद से करके एक बार देख सकते हो। एंड में अगर टाइम बचेगा तो हम ये बता देंगे, नहीं तो तुम लोग ये खुद से एक बार, जैसे मैंने बोला, फ्रैक्शन के बेसिस पे ट्राई करके देख सकते हो। ऐसा करने का जरूरत नहीं है, करके एक बार देखो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पर मुझे बताने के, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए एक बार लिया, यहाँ पर ये हम बताना चाह रहे हैं कि एक्स तो पता चल जाएगा क्या लेना है, क्योंकि एज और ब्लाइंडनेस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन क्या ले, इसमें से वाई कौन सा ले वो हमें समझना पड़ेगा। ब्लाइंड लिखा हुआ है तो यही वाई ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो ये जो है ब्लाइंडनेस, तो ये कितने परसेंट लोग ब्लाइंड है, तो ये आउट ऑफ 90,000 जो है 10%, ठीक है, इस तरीके से 10/90,000, तो इस हिसाब से किया है आई थिंक 10 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 1 लाख, ऐसे करके इन्होंने जो है कैलकुलेशन किया होगा, तब जाके इनका 11 पॉइंट आ रहा है जिसको इन्होंने 11 ले रखा है, ठीक है, ऐसे करके किया है। ऐसे भी चाहो तो कर सकते हैं, ये एजम्पशन बेसिस पे किया हुआ है। बाकी सब सेम कॉलम होगा, सेम तरीके से हम लोग फॉर्मूला लिख के करेंगे। ये एन वाला फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, जरूरत नहीं, मैंने जो वाला फॉर्मूला बताया उसी से कर सकते हो। और 17.6 मैंने बता दिया, चलो। और ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी नहीं है करना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है इसका जरूरत नहीं है। अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन ये वाला पढ़ेंगे। तो देखो पहला वाला मेथड में हमें जो भी जरूरत था, जरूरत से ज्यादा ही कर लिया हम लोगों ने, बड़ा वाला क्वेश्चन भी कर लिया।
अब हम लोग ये वाला मेथड पढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ मेरा मेथड्स जो है लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ये कब यूज होता है और क्यों यूज होता है, देखो पहले हेडिंग कर लेंगे। स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। यहां पर लिखेंगे यूसेज, फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट between two judge two judges so far as assessing a qualitative characteristics जिसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। अगर बेसिक क्लास में तुम लोगों ने देखा है, एट्रीब्यूट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एट्रीब्यूट इज कंसर्न। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जैसे जेंडर ऑफ ए बेबी, ठीक है, कलर ऑफ ए फ्लावर, ये सब चीज जब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग काउंट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, किसी का नेशनलिटी क्या है, तो ये सब हम लोग का क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है। तो देखो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज कहाँ पर है, वो मैंने लिखा है यहाँ पर, कि जब लेवल ऑफ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है दो जजेस के बीच में, ठीक है, मतलब कोई कंपटीशन वगैरह हो रहा है, सोचो, ठीक है, जहां पर देखो कोई कंपटीशन वगैरह हो रहा है जहां पर जज क्या है, अपना डिसीजन दे रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि किसी मतलब सबको परफॉर्मेंस जो है, किसी एक जज को अच्छा लगा तो दूसरे को भी इतना ही अच्छा लगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ कितना एग्रीमेंट है, कितना डिसएग्रीमेंट है, मतलब कितना दोनों एक ही, दोनों जज ने एक कंटेस्टेंट पे कितना अपना एक, मतलब दोनों एक ही बात पे कितना एग्री हुए, कितना नहीं हुए, ये फाइंड आउट करने के लिए स्पेयरमैन, इसीलिए रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, find the level of agreement or disagreement between two judges so far as assessing a qualitative character। ठीक है, क्योंकि देखो जब कोई कंपटीशन वगैरह होता है तो वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका मेन पॉइंट ये है, थियोरिटिकली अगर इसे हमें थोड़ा याद रखना पड़े तो क्या होता है कि अगर हमें एट्रीब्यूट्स का जो है मतलब मेजरमेंट करना है तो हमें स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसका हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ जगह रखा था ना पॉइंट्स जो है उसका ड्रॉबैक और जो है एडवांटेज लिखने के लिए, तो वहां पर हम कुछ पॉइंट ऐड कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखेंगे पहला पॉइंट, ये हमें क्या क्या कैलकुलेट करके देता है, डायरेक्शन as well as strength of correlation। और ये सबसे ज्यादा यूजफुल, ये एट्रीब्यूट के लिए यूजफुल है। ठीक है, यूजफुल फॉर एट्रीब्यूट्स, यूजफुल फॉर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ऐड कर लो, ये लिख लो बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड थियोरेटिकली काम आ जाएगा, बेस्ट मेथड या फिर मोस्ट एक्यूरेट, बेस्ट मेथड या फिर मोस्ट एक्यूरेट हो गया। ठीक है, अच्छा अब स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है इसका फॉर्मूला लिखते हैं, देखो यहाँ फॉर्मूला,
इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर स्मॉल आर ले भी लेते हैं तो ऐसे आर ऑफ आर, ठीक है। ये कैपिटल आर, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट डिनोटेड बाय स्मॉल आर। अगर स्पेयरमैन का हुआ तो आर ऑफ आर, और अगर कार्ल पियर्सन का हुआ तो आर ऑफ एक्स वाई, ऐसे लिखा जाता है। फॉर्मूला है 1 माइनस, ये 1 है, फिर 6, ये 6 है, इंटू सिग्मा टी स्क्वायर, या फिर जिसको समेशन बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहां पर डी का मतलब हो जाता है, जहां पर डी का मतलब होता है डिफरेंस इन रैंक। जब हम लोग रैंक देंगे तो रैंक का डिफरेंस जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बाकी देखो और कुछ याद नहीं रखना है, जितने सारे ऑब्जर्वेशन रहेंगे वो एन हो जाएगा। 6 तो हमारा वैल्यू है, 1 भी वैल्यू है, डी बता दिया हम लोगों ने क्या होगा, डिफरेंस इन रैंक, डी का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब और एक चीज भी लिख देते हैं कि अगर टाई हो जाता है, मतलब दोनों जज का अगर एक ही वैल्यू निकल के आता है किसी भी पार्टिसिपेंट पे, तो टाई हो सकता है। तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ एडजस्टमेंट वैल्यू लगेगा था, ये लिखते हैं और उसके बाद समझाएंगे। एडजस्टमेंट वैल्यू इन केस ऑफ टाई रैंक, जैसे 2 जन फर्स्ट हो गया, 2 जन सेकंड हो गया, इस तरीके के केस में तो क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा, हम बता देंगे कैसे हुआ। हियर टी इक्वल टू टाई लेंथ, और फॉर्मूला तब हम लोग का चेंज होके हो जाएगा आर ऑफ आर, 1 जैसे है वैसे ही रहेगा, माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा। ये देखो, समेशन डी स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें ए यानी एडजस्टमेंट वैल्यू लगाना पड़ेगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 जैसा है वैसे ही रहेगा, सेम वैल्यू है, सिर्फ ए लग जाएगा। अब ए के जगह पे क्या लिखना है, 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, ये वाला ए का मतलब है वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अभी लिखा रहने दो, ठीक है, अभी लिखा रहने दो, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखो कैसे करके। कोई क्वेश्चन में इसको समझ लेंगे, ये क्वेश्चन से ही समझने वाला है, इसमें और अलग से कुछ समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले नॉर्मल फॉर्मूला, फिर एडजस्टमेंट वाला देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। क्वेश्चन में हमें बता देगा कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है कि क्या करना है। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सप्रेस्ड इन 1000 ऑफ रुपीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बोला है देखो क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट तो 90, 85, 68, 75, 82 इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका हमें रैंक करना पड़ेगा। अच्छा, रैंक ऑफ सेल्स यहाँ पर, चलो ठीक है, तो दो वैल्यूज जो है गिवन वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, 17.9, ठीक है। एक एक्स मान लेंगे, एक वाई मान लेंगे। सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, रैंक ऑफ एक्स निकालेंगे और यहाँ पर रैंक ऑफ वाई निकालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा जगह रख लेना चाहिए, क्योंकि रैंक लिखने में ना पास पास आसानी होता है। तो 90, 85, 68, 90, 85, 68, 90, 85, 68, 75, 82, 80, 75, 82, 80, अच्छा, उसके बाद 95 और 70, 95 और 70, ठीक है। अगर हम लोग इसका रैंक देंगे तो ये क्या है, ये है सेल्स कितने रुपए के वे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है वो रैंक 1 होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो ये 90, 85, इसमें सबसे ज्यादा तो 95 है, तो ये रैंक 1 हो जाएगा, ठीक है। रैंक जब देंगे तो मुझे ऐसे लिख लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा मुझे, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रैंक में ये 2 आ जाएगा, 90 वाला, ठीक है, 3 यानी ये वाला 85, ठीक है। उसके बाद ये 4, 82, अच्छा, 82 के बाद हमें 75 मतलब ये 5, ठीक है। उसके बाद 70, ये 6 हो जाएगा। अच्छा, 80 भी तो था, सॉरी गलत हो गया। 195, 290, 385,
482 580 हो जाएगा, 6 हो जाएगा हम लोग का 75, 7 हो जाएगा 70 और ये 68 8 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं रैंक क्या हुआ, 23864517 चेक करते हैं। 23864517 23864517 ये रैंक हो गया। रैंक हमें कैसे देना है, जिसमें जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू है उसी को हमें रैंक 1 देना है। ठीक है, हाईएस्ट सेल वैल्यू जो है उसी को हमें रैंक 1 देना है। अब वाई का मतलब है एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस, तो 7 मतलब सबसे ज्यादा सेल जो हुआ है जितना, वही हम लोग का रैंक 1 होगा। अब हम लोग वाई का वैल्यू लिखेंगे, वाई में है 76234 581 76234 581। ठीक है, अब इसमें भी हमें रैंक देना है, तो हाईएस्ट एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस कौन सा है, 8 है, तो ये हम लोग का 1 हो जाएगा। 8 के बाद आ जाएगा 7, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 हो गया, 5 4 हो जाएगा, 4 जो है वो 5 हो जाएगा ये। ठीक है, 5 के बाद 4 आएगा तो ये 5 हो गया। अच्छा, इसके बाद 3 आएगा तो ये 6, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, तो रैंक हमें जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे सबसे ज्यादा देना है। ठीक है, तो 2 उस हिसाब से देखो, सबसे ज्यादा हम लोग का है 8, तो मैंने 1 दिया, 7 सेकंड में आ गया, ये थर्ड। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, ऐसे होगा। अब रैंक चेक करते कितना आया, 23765418 चेक कर लेते हैं, 23765418। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी यानी डिफरेंस निकालना है रैंक का। ठीक है, तो आर एक्स माइनस आर वाई निकालेंगे। देखो मैंने यहाँ पर लिखा था कि डी निकालना है, डिफरेंस इन रैंक, दोनों रैंक का डिफरेंस निकालना है। तो ये देखो 2 माइनस 2 0 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, 8 माइनस 7 तो 8 माइनस 7 हम लोग का 1 हो गया, 6 माइनस 6 0 हो गया, 4 माइनस 5 -1 हो गया, 5 माइनस 4 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 7 माइनस 8 1 हो गया। अच्छा, हम लोगों ने आर एक्स माइनस आर वाई लिखा, क्या हम लोग आर वाई माइनस आर एक्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी लिखो, क्योंकि आखिर में तो डी स्क्वायर ही होना है, तो माइनस लिखो या ना लिखो, स्क्वायर होगा तो वो तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। मतलब जब तुम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर माइनस लिखने में गलती भी कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवॉइड भी कर सकते हो कि मुझे प्लस लिखना है कि माइनस, क्योंकि मुझे तो डी स्क्वायर करना है। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का 1 हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं माइनस का यहाँ पर देखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्योंकि आखिर में तो डी स्क्वायर होने वाला है। अब इसका हमें समेशन डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमें उसे पुट करना है। तो समेशन डी स्क्वायर देखते हैं कितना आता है, 1 + 1 2 3 4 4 और यहाँ पर बस 4। ठीक है, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रैंक ऑफ, ये देखो आर ऑफ आर, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। यहाँ पर 4, n का मतलब है जितने सारे डेटा है, तो कितना सारा डेटा है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डेटा है, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे, 8 इंटू 8 स्क्वायर -1, तो देखते हैं कितना आता है, 8 स्क्वायर -1 63 इंटू 8 कितना हो गया, 504। तो 24 डिवाइडेड बाई 504, ये जितना भी आ रहा है -1। ठीक है, तो ये आ रहा है हम लोग का 0.95, ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, 0.95, तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेटर पे चेक करके देखो, 0.95 आ रहा है, चेक करते हैं। हाँ, 0.95 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। ये देखो, अब ये पॉजिटिव साइड है, तो ये हाई पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वैल्यू है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इंडिकेट्स देयर इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है, पॉजिटिव है और काफी अच्छा भी है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये वाला देखो, दूसरा और एक क्वेश्चन 17.10, काफी आसान है ये वाला, जो कैलकुलेशन है काफी आसान है। ठीक है, 17.10, यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे दिया है। ठीक है,
रैंक बाय जज ए, रैंक बाय जज बी, तो हमें दोनों जज के अंदर का कोर रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोग का एक्स और ये वाई हो जाएगा। फिर ये किस लिए दिया, ये तो ऐसे ही दे दिया है कि कितने सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब टोटल 10 कैंडिडेट्स है, मतलब इससे हमें एन पता चल गया, एन हम लोग का 10 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 10 कैंडिडेट्स है, ये इसका कोई भी यूज नहीं होगा। सोच के देखो, ये सीरियल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिया है कि टोटल 1 से 10 कैंडिडेट्स है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, दोनों जज के बीच का एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट कितना है, यानी कोर रिलेशन, वो भी रैंक कोर रिलेशन। तो यहाँ पर जज ए जज बी, ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं डेटा को 17.10, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने, एक्स और वाई लिख लेते हैं, एक्स और वाई, ठीक है, आर ऑफ एक्स और आर ऑफ वाई लिख लेंगे। फिर डी आ जाएगा, आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ वाई, और आखिर में डी स्क्वायर आना चाहिए। 10 5 6 1 2 3 4, 10 5 6 1 2 3 4, 10 5 6 1 2 3 4, 7 9 8, 7 9 और 8, और ये है 5 6 9 2 8, 5 6, ओ ये रैंक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 6 9 2 8, 5 6 9 2 8, 7 3 4 10 1, 7 3 4 10 और 1। अच्छा, अब रैंक पुट करेंगे, तो सबसे ज्यादा वैल्यू जिसको मिला है उसी का रैंक 1 होगा, तो ये 10 हो जाएगा रैंक 1। 10 के बाद सबसे हाईएस्ट वैल्यू 9 है, तो ये 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8, 3 7 हो गया 4, अच्छा 7 के बाद 6, ये 5 हो जाएगा, उसके बाद 5, ये 6th नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये लिखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि ये क्या होता है 5 6 में कंफ्यूजन हो जाता है। 10 1 था, उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू 8 9 था, तो सेकंड 8 था, थर्ड 7 4, ठीक है, 6 हो गया 5, और 5 हो गया 6, मतलब हम लोग 6th नंबर तक रैंकिंग दे चुके हैं। 5 के बाद आ जाएगा हम लोग का 4, ये 7th हो गया, ये 8 9 और ये 10। अब चेक कर लेते हैं एक बार, 1 6 5 10 9, चेक करते हैं, 1 6 5 10 9। अच्छा, ये डायरेक्टली माइनस कर दिया है, रैंक यहाँ पर पुट नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, ये इसीलिए पुट नहीं किया है, बता देते क्यों पुट नहीं किया है। यहाँ पर सीरियली अगर ध्यान से देखें हम लोग, रैंक नहीं भी निकालने से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से नंबर्स जो है गिवन है। ठीक है, तो जब हमें लाइन बाय लाइन कंसेक्यूटिवली गिवन होता है ना, तो अगर हम लोग रैंक नहीं भी निकालेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो भी हमें सही सेम आंसर मिलेगा, लेकिन हाँ सीरियली दोनों जगह पे नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए किया है हम लोग, पुट कर रहे हैं रैंक तो पुट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 9 में हम लोग लिखेंगे 2, 8 में लिखेंगे 3, अच्छा 7 में लिखेंगे 4, 7 के बाद 6, 6 में हो जाएगा 5, 5 में 4 हो गया। ठीक है, अच्छा सॉरी 5 में 4 नहीं, 6 में हो गया 5, और ये 7 हो जाएगा, 6th नंबर 5, और ये 5th नंबर, यानी 7th रैंक एक्वायर हो रहा है 7, और उसके बाद 5 के बाद यहाँ पर 4 8 और 9, कुछ तो गड़बड़ हो गया, 7, इसके बाद मैंने कुछ नहीं दिया होगा, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, क्योंकि 1 यानी सबसे कम वैल्यू वही 10th रैंक लेगा। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस 1 माइनस 6 माइनस 5 नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आखिर में तो स्क्वायर ही होना है। 6 माइनस 5 माइनस 1, यानी 1 हो जाएगा, 5 माइनस 2, 6 माइनस 5 प्लस 1 होगा। अच्छा, उसके बाद 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10 माइनस 9 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 माइनस 3 6, 36 हो जाएगा, 8 माइनस 4 4, यानी कि 16 हो जाएगा, 7 माइनस 8 1, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1, 4 माइनस 7 3 9 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 10 7, मतलब माइनस 7, ये 49 हो जाएगा। अगर मेरा माइनस कहीं पर लिखने में इग्नोर हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला यहाँ पर।
ठीक है, अब ऐड करके देखते हैं। 25, 9 + 1 10 + 1 11, 11 + 25, 11 + 25 36, 36 + 36 + 16 + 11 + 49, 148। देखते हैं समेशन डी स्क्वायर मेरा सही आया कि नहीं। 140 नहीं, गलत आ गया, 166 होना चाहिए। अच्छा क्या क्या है, 25,191 चेक करते हैं, 25,191 ठीक है। उसके बाद 36,16,1, 36,16,1 94,64, 94,64 होगा। अच्छा ये कुछ गलत हो गया, 94,64 ठीक है। देखते हैं क्या गलत हो गया। ये लास्ट का 2 गलत हुआ है। 8 आना चाहिए। 1 माइनस 10 - 5, 5 दे दिया है। 10 - 5, 5 होना चाहिए। 5 - 1 - 3 - 1, 5 - 1 - 3 - 1 ठीक है। फिर 5 - 1 - 3 - 1 -6 - 4 1 3, -6 - 4 1 3, 2 8, 2 8 ये गलत हो गया है। 2 - 1 तो 2 नहीं होगा, 3 - 7 तो 8 नहीं होगा, तो क्या गलत दे दिया मैंने रैंक। ये 1, इसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 8 9 मैम 10। बुक में गलत दिया है। बुक में गलत दिया है ना, हाँ कुछ तो गलत होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है। 10 5 6 1 2 3। अच्छा इसका डिजिट में कुछ गलत कर रखा है ना, 8 9। हाँ ये देखो यहाँ पर 9 8 किया है क्वेश्चन में, और यहाँ पर जब सॉल्व किया है तो 8 9 किया है। हाँ ये गलत है। ये देखो यहाँ पर 10 1, मतलब देखो बुक में क्या गलत किया है, यहाँ डिजिट्स जब पुट हुआ है, ये देखो हम इसे जूम आउट करके दिखाते हैं। ये देखो क्वेश्चन है हम लोग का 10 5 6 1 2 3 4 7 9 8, 10 5 6 1 2 3 4 7 9 8 की जगह 8 9 लिख दिया। 5 6 9 2, 5 6 9 2 चलो ठीक है। 8 7 3 4, 8 7 3 4 और 10 1, 10 1 यहाँ गलत कर दिया, इसीलिए मेरा आंसर अलग आ जा रहा है। ठीक है, तो मैंने जो लिख लिया हम उसी के हिसाब से करते हैं। यहाँ बाई चांस प्रिंट मिस्टेक है, इस वजह से अलग आंसर आ रहा है। तो हम लोग को 148 आ रहा है। तो 148 सही है, तो फिर हम लोग का रैंक ऑफ आर ये निकल जाएगा 1 माइनस 6 into summation of d square divided by n into n square minus 1. तो 1 minus 6 into 148 divided by 10 into 10 square minus 1 ठीक है, क्योंकि 10 जो है स्टूडेंट का सीरियल नंबर दिया हुआ था तो 10 ही होगा, into 6 ये कर लिया मैंने, डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100 माइनस 1 मतलब 99, तो 99 ये जितना भी आया -1 कर लेते हैं, तो ये हम लोग का आएगा 0.10, 0.10 ठीक है। नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि जो है डिजिट्स जो है अलग हो गया, इसलिए आंसर मैच नहीं होगा। बाकी तुम लोग जो है सेम कंसेप्ट ही है, वो मैथ वाला क्वेश्चन में उसको चेंज करके भी देख सकते हो जैसे उन्होंने कर रखा है। ठीक है, एक ही बात है, हम लोगों ने लिखा जो उसी से प्रैक्टिस कर। अच्छा इसके बाद फिर से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ये 17.11 जो है ये हमें टाई का बताएगा। देखो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में एक स्टूडेंट को 80 मिला, एक को 56, एक को 50, एक को 48, फिर से देखो एक को 50 मिल गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर 2 लोगों को 50 मिला है, तो रैंक कैसे दे, रैंक का मतलब बोलेंगे फर्स्ट वाई, ये सेकंड वाई, ये थर्ड वाई अकॉर्डिंग टू द नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 लोगों को 75 मिला स्टैटिस्टिक्स में, 3 लोगों को 65 मिला। अब इसमें से किसको फर्स्ट करें, किसको सेकंड, किसको थर्ड, उसके लिए हम लोग करते हैं टाई वाला कंसेप्ट। ठीक है, ये देखो ये टाई वाला कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है, एडजस्टमेंट वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। 17.11 इको को हम x मान लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स को हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर है 80 56 50, 80 56 50, 48 50 62, 48 50 62,
और 60, ठीक है। यहाँ निकालेंगे रैंक ऑफ एक्स। अच्छा y क्या दिया हुआ है, 90 75 75, 90 75 75, उसके बाद 65, फिर से 65, फिर 50, फिर 65। इसके बाद निकालेंगे रैंक ऑफ y, फिर निकालना पड़ेगा d, यानी रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y, और आखिर में डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग रैंक देना स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर अराइज होगा, जहां पर टाई होगा, तो टाई को हमें करना है ब्रेक, ठीक है। जब टाई हो जाता है तो टाई ब्रेक करते हैं ना, वैसे ही। तो यहाँ पर देखो कैसे करके टाई ब्रेक होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट कौन हुआ है जिसे सबसे ज्यादा मिला, ये 80 जो है ये फर्स्ट हुआ है। उसके बाद 80 के बाद हाईएस्ट नंबर जो है ये 62 दिख रहा है, तो ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 60 थर्ड हो जाएगा, 56 जो है ये फोर्थ हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद 250 आ गया, अब इसमें टाई हो गया, तो टाई को हमें कैंसिल करना है। कैसे करके हम लोग टाई को कैंसिल कर सकते हैं, टाई को ब्रेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन से दो पोजीशन के लिए टाई हो रहा है, ठीक है, कौन से पोजीशन के लिए। तो हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो डिक्लेयर कर दिया। अब इन दोनों में से किसे हम फिफ्थ बोले, किसे सिक्स्थ बोले, क्योंकि दोनों ने सेम किया है, तो अब दो दो फिफ्थ तो नहीं बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस दो पोजीशन पे टाई हुआ है उसका एवरेज कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाई ब्रेक करेंगे 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करके, क्योंकि हमारा फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे टाई हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5.5, ठीक है। डिवाइड करके देखो 11/2 5.5, तो हम लोग इसको भी 5.5 दे देंगे, इसको भी 5.5 दे देंगे, ठीक है। रैंकिंग क्या किया, दोनों का हम लोगों ने इक्वल कर दिया। अब दोनों को अगर सेम नंबर मिला है तो एक को फिफ्थ एक को सिक्स्थ नहीं बोलेंगे, जिसको ही हम फिफ्थ बोलेंगे वो खुश हो जाएगा, जिसको सिक्स्थ बोलेंगे वो बोलेगा ऐसा क्यों होगा, मेरा भी तो 50 है। तो दोनों को हम लोगों ने 5.5 5.5 असाइन कर दिया, यानी 5 और 6 पोजीशन हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। ये 48 जिसे मिला है उसको हम लोग उसके बाद का यानी 7th पोजीशन देंगे। फिर से बताते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से दो पोजीशन पे टाई हो रहा है, उसका हमें एवरेज करना है। तो जैसे एवरेज करते हैं जितने सारे डेटा डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, तो एवरेज कर दिया, और ये जो पोजीशन निकल के आया वो दोनों टाई जगह पे दे देना है, तो टाई ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही दो पोजीशन हम लोग का फुलफिल हो गया तो नेक्स्ट पोजीशन हमें लिखना है 7th। ऐसा नहीं है कि 5 के बाद 6 लिख देंगे, 5 6 कवर हो गया, 5.5 से हमें 7th पोजीशन लिखना है। सेम हम लोग y यानी कि मैथ्स का डेटा देखते हैं। फर्स्ट कौन हुआ है जिसे 90 मिला है, उसके बाद हाईएस्ट जो है 75। अच्छा अब 75 दो लोगों को मिला है, तो इसको भी सेकंड, ऐसे तो नहीं बोल सकते। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो है टाई ब्रेक करना पड़ेगा। अब दो पोजीशन में टाई हो गया है, सेकंड और थर्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड में एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको भी 2.5 पोजीशन दे देंगे, इसको भी 2.5। तो सेकेंड और थर्ड पोजीशन हम लोग का कवर हो गया। इसके बाद से फोर्थ पोजीशन चूज करना है, ठीक है। फोर्थ पोजीशन में फिर से टाई, तीन तीन जन को 65 मिला है, ठीक है। फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सिक्स पोजीशन में टाई हो रहा है। किसको फोर्थ फिफ्थ और सिक्स बनाए, क्योंकि तीनों को 65 मिला है, तो डिवाइडेड बाई हम लोग 3 कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल करने से हो जाएगा 15/3 यानी कि 5, ठीक है। अब सभी को हम लोग 5 5 और 5 पोजीशन दे दिए, तो क्या क्या पोजीशन कवर हो गया, 4 5 6, बचा क्या 7, तो इसको हम लोग 7th पोजीशन में दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग डी निकालेंगे, तो rx माइनस आर वाई 0, 4 - 2.5, 4 - 2.5 कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है। 4 - 2.5 ये हम लोग का हो जाता है 1.5, फिर 5.5 - 2.5 ये 3 हो गया, 7 - 5 2 हो गया, ये 0.5 और ये हो जाएगा -5 और ये -2। अब डी स्क्वायर करने पे 0, ये 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 25 और 4, 1.5 का स्क्वायर 2.25 और 0.5 का स्क्वायर 0.25। अब ऐड करते हैं 0.25 + 2.25, तो ये 2.5 हुआ, प्लस 25 + 4 + 9 + 4, 44.5। चेक करते हैं सही बात नहीं।
हाँ सही बात, 44.5 आ रहा है डी स्क्वायर, समेशन डी स्क्वायर आ रहा है 44.5। बाकी सेम कंसेप्ट है, हमें टाई ब्रेक करना है। क्या देखना है, कहाँ पर टाई हो रहा है। तो पहले देखो हमें दिखा कि फिफ्थ और सिक्स पोजीशन में टाई हो रहा है, उसका एवरेज करो। नेक्स्ट वाले में हमने देखा सेकंड थर्ड में टाई हो रहा है, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स में टाई हो रहा है। तो जितना सबका एवरेज करना है, सभी को सेम नंबर देना है। जहां टाई कंप्लीट हुआ उसके बाद से फिर से हमें रैंकिंग देना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमें रैंक निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ऑफ आर 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस एडजस्टमेंट वैल्यू हमें देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर -1, ठीक है। तो 1 रहेगा, 6 जैसे वैसे रहेगा। समेशन डी स्क्वायर हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया 44.5। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजस्टमेंट वैल्यू। वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडजस्टमेंट वैल्यू देखो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। यहाँ पर एडजस्टमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, अभी अभी यहां लिखा था, फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये देखो, टी समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12। टी का मतलब टाई लेंथ, ठीक है। टी का मतलब हमें क्या लेना है, टी का मतलब हम लोग का है टाई लेंथ, जितना टाई लेंथ होगा। तो यहाँ पर लेंथ मतलब कितने बार टाई हो रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, ठीक है। तो टी का वैल्यू हमारा क्या क्या आ गया, टी का वैल्यू हमारा एक बार 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। देखो इसी तरीके से करना पड़ेगा। एक सेकेंड हम लोग, हाँ ये देखो, ये इसी तरीके से होगा। मतलब टी का वैल्यू हम लोग का ये जो है, टी का वैल्यू 2 2 3, क्यों 2 2 3 आया, एक बार 2 लोगों पे टाई हुआ, ठीक है, फिर 2 जन पे टाई हुआ, फिर 3 जन पे टाई हुआ। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू हम लोग का ये टी क्यूब, ये देखो अगर ऐसा लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो। तो 2 2 3 टी क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया। अब हमें क्या करना है, टी माइनस टी क्यूब निकालना है। निकालो, 2 - 8 -6, 2 - 8 -6, 3 - 27 24, ठीक है। अब इसका क्यूब करना है, सॉरी इसका टोटल करना है, समेशन। तो इसका टोटल करो, 24 - 12 तो कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 12 आ गया, 12/12 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। 12/12 यानी 1 हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं। अच्छा, इसमें 3 आ गया, 2 क्यूब -2, अच्छा टी क्यूब माइनस टी, 8 - 2, 8 - 2 मैंने क्या गलत माइनस किया, 8 - 2 6 आ जाएगा। चलो ये 6 आएगा, क्योंकि हमें करना है टी क्यूब माइनस टी, कोई बात नहीं। तो ये टी क्यूब नहीं, अच्छा इसमें चेंजेस होगा, आंसर सेम नहीं आएगा। टी क्यूब माइनस टी करना है, मतलब मैंने ये टी माइनस टी क्यूब लिख दिया है गलती से, ठीक है। ये टी क्यूब माइनस टी करना है। तो 8 - 2, 8 - 2 27 - 3, ये तो एज इट इज रहेगा। तो 24 + 12 ये हो जाएगा 36। ये टोटल 36 आ रहा है, माइनस में हो जा रहा था ना, तो गलत आंसर आ जा रहा था। 36/12, ये देखो 36 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 3 आ गया। तो कैसे निकालोगे टाई ब्रेक, ये फॉर्मूला याद रखना है। टी जो भी है वो फाइंड आउट कर लिया, कैसे करेंगे, कितने लोगों में टाई हुआ। तो एक बार 2 लोगों में, फिर 2 लोगों में, फिर 3 लोगों में। तो टी का वैल्यू हो गया, टी क्यूब निकाल लिया। अब हमें करना है टी क्यूब माइनस टी, मैंने ना गलती से टी माइनस टी क्यूब लिख दिया था, तो ये आ गया। इसका समेशन करना है, कर लिया। 36/12 कितना हो गया, 3। अच्छा, अब यहाँ पर 3 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई एन, एन मतलब जितने सारे ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है। तो 7 इंटू 7 स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पर 44.5 + 3 इंटू 6, तो ये हो गया 285। 1 - 285 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर यानी 49 - 1 इंटू 7, तो ये हो रहा है 336। तो 285 डिवाइडेड बाई 336 -1, देखते हैं कितना आ रहा है, 0.15, 0.15 चेक करते हैं सही बात ही नहीं, हाँ सही बात है, 0.15 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर
तो टाई का इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अगर टाई ब्रेक करना है पहले हमें देखना पड़ेगा जिनमें टाई हो रहा है उनका एवरेज करके पहले रैंक दे दो, फिर टाई का जो एडजस्टमेंट वैल्यू वो कैसे निकालेंगे, कितने लोगों में टाई हुआ, टाई लेंथ, ठीक है। फिर उसका टी क्यू माइनस टी में पुट करके यहाँ पर वैल्यूज को लिख देना है। लिखने के बाद जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन काफी आसान है, 17.12। इसमें क्या बोला है देखो, इसमें बोला है कि फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मार्क्स वाज फाउंड टू बी 50। मतलब सम यानी सिग्मा का साइन दे देंगे, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर, इन रैंक मतलब ये डी तो मतलब दोनों रैंक का डिफरेंस है, तो वही बोल रहा है ये है 50। मतलब ये इतना बड़ा लैंग्वेज से हमें यही बताना चाह रहा है कि समेशन डी स्क्वायर 50 है और एन जो है 8 है। हमें बोल रहा है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करके दिखाओ। तो ये कौन सा बड़ा बात है, ये देखो ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। देखो हम बार बार फॉर्मूला इसीलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग भी मेरे साथ लिख के याद कर लो, नहीं तो हम चाहे तो नहीं लिख के डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं। अगर लिखोगे तो वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। 8 स्क्वायर माइनस 1, अब देखते हैं कितना आएगा। 8 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 8, ये हो गया 504। 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 504, 300 डिवाइडेड बाई 504 माइनस 1, तो ये आ रहा है गलत हुआ शायद, एक सेकेंड, 300 डिवाइडेड बाई 504 माइनस 1, 0 पॉइंट, यहाँ पर 0.4047 देखते हैं, 0.40, दो डिजिट तक लिया है, ठीक है। अच्छा, और एक भी हम लोग कर सकते हैं 17.13, ये वाला देखो। इसमें क्या बोला है कि फॉर ए नंबर ऑफ टाउन्स द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 0.50। बोल रहा है कि इन फॉर ए नंबर ऑफ टाउन्स, कुछ टाउन्स के लिए, मतलब जितने भी नंबर ऑफ टाउन्स है वो हमें नहीं बताए, यानी एन हमारा मिसिंग है। द कोफिशिएंट रैंक कोरिलेशन बिटवीन पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, बोल रहा है कि जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जितना लोग जो है बिलो पॉवर्टी लेवल चल रहे हैं, उसका रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया गया है जो कि 0.50 आया। कितने टाउन पे कैलकुलेट हुआ है वो हमें नहीं पता, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन रैंक्स अवॉर्डेड ऑफ दिस फैक्टर इज 82.50। समेशन ऑफ डी स्क्वायर बता दिया है 82.50। लैंग्वेज पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि डिफरेंस का स्क्वायर बोल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ टाउन्स, एन फाइंड आउट करने बोला है। मतलब ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर यानी 82.50 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये वाला है 0.50, 1 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 6 इंटू 82.50, तो ये आ जाएगा हम लोग का 495 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब ये 1 जो है हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस ऐसे 1 माइनस 0.5, तो ये हम लोग का आता है माइनस में आएगा 0.5, और ये माइनस 495 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये दोनों साइड से माइनस हटा देते हैं और ये अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये 495 डिवाइडेड बाई 0.5 हो जाएगा, 0.5, तो ये आ गया 990, ठीक है। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमें दे देगा ए बी सी डी करके। जैसे मान लो डी में दिया है नन ऑफ दिस, ए में दिया, सी में 7 दिया है, बी में मान लो दिया है 8 और ए में दिया है 10, तो हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे कि कौन सा एन का वैल्यू है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टाउन्स का ही तो वैल्यू पूछा है। तो अगर हम लोग 10 पुट करते हैं, क्या ये आंसर आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। 10 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू
10, तो ये हो गया 990, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए से ही हमारा आंसर हो जाएगा, तो पूरा हमें कैलकुलेट करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन के साथ हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ मिडिल टर्म फैक्टर करके पूरा सॉल्व करके दिया होगा, जिसका जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्होंने भी n = 10 पुट करके कर लिया है। अच्छा, और ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं, तो कल हम लोग इसका जो है सेट बी से क्वेश्चन कर सकेंगे। और कॉन्करेंट डिवीजन देखो क्या बोल रहा है, व्हाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर 10 इयर्स ऑफ ए फर्म। मतलब एन का वैल्यू 10 हो गया, क्योंकि हमें 10 इयर्स के डेटा के ऑब्जर्वेशन पे कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 17.14। एन का वैल्यू हम लोग को बोल दिया है 10। अच्छा, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का हमें रैंक दिया है, द डिफरेंस इन रैंक फॉर ए ईयर वाज टेकन एज 7 इंस्टेड ऑफ 5 बाय मिस्टेक एंड द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज कंप्यूटेड 0.80। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि हम लोग का जो डिफरेंस जो है, डिफरेंस इन रैंक फॉर ए ईयर वाज टेकन एज 7, मतलब समेशन ये जो डी है ये 7 लिया गया है, जबकि ये लेना चाहिए था 5। ठीक है, जबकि ये लेना चाहिए था 5, ये हम लोग का लेना चाहिए, जबकि 7 लिया गया है, जो कि गलत है। और उसके बाद रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल भी लिया गया है इस गलती के साथ, जो कि 0.80 निकल के आया। अब बोल रहा है कि करेक्ट वैल्यू क्या होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। अच्छा, तो हम लोग ये जो गलत वैल्यू है, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये देखो, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ये 0.80 है। n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 तो हमें पता है 10 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस यहाँ पर रहेगा 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर। तो हम लोग गलत वाला समेशन डी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10, ये 990 हो गया, इंटू 0.8, तो कितना हो जाएगा 792। ठीक है, 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, ये रह रहा है, ये मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये 1 जो है ये इधर आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा, 791 नेगेटिव आएगा, तो 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, तो समेशन डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 6 हो जाएगा। तो ये हो गया कुछ इतना 131। एक सेकेंड देखते हैं, डी स्क्वायर 33 होना चाहिए। अच्छा, 0.80, 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, 990 इंटू 0.8, 990 इंटू 0.8, तो ये हो गया 792, ये माइनस इधर हो गया, तो 791 डिवाइडेड बाई 6, 131.8 आ रहा है। 33 होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, 0.8। अच्छा, एक काम करते हैं, कुछ तो गलत हो रहा है, फिर से एक बार कर लेते हैं। 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, ये 0.8, ये 1 माइनस है, ये इधर लेके आ जाते हैं -1। अच्छा, ये बच रहा है यहाँ पर 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 990। अच्छा, 0.8 माइनस 1, ये कितना हो गया -0.2, और ये हो जाएगा -6/990 इंटू समेशन डी स्क्वायर। तो समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों साइड से माइनस माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 990। ये अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पर इंटू 6, और यहाँ पर हो गया 0.2 इंटू 990, तो समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 0.2 इंटू 990 डिवाइडेड बाई 6। हाँ, 33 आ रहा है, तब शायद कुछ गलत हो रहा था कैलकुलेशन, लेकिन ये गलत आ रखा है, समेशन डी स्क्वायर हम लोग का गलत आ रखा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, ये देखो, हम लोगों ने यहाँ पर 7 ले लिया है, जबकि हमें 5 लेना चाहिए था, तो -7 स्क्वायर करेंगे और 5 स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 33 प्लस 25 माइनस 49 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो समेशन डी स्क्वायर हम लोग का करेक्ट 9 आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग रैंक निकालेंगे, तो सही वाला रैंक हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये देखो, आर ऑफ आर, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 990, देखते हैं कितना आता है, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 990 -1, तो करेक्ट हो जाएगा
0.94 देखते हैं, 0.945 है, 945 यानी 95 हो जाएगा, तो 0.95, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट वाला हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही मैंने दिखा दिया, यहाँ दिख भी रहा है कैसे होगा, सिंपल। बस तुम लोगों को क्या करना है, पहले रॉन्ग डेटा से रॉन्ग समेशन डी स्क्वायर निकाल के उसे रेक्टिफाई करना है, फिर आंसर को फिर से पुट करके फॉर्मूले में कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो हम लोग का स्पेयरमैन है। कल यानी अभी हम लोग का क्योंकि स्टैट ही चल रहा है, तो कल हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ये छोटा सा पॉइंट है, पहले हम लोग स्पेयरमैन वाला कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर सेट बी से क्वेश्चन, और फिर उसके बाद कॉन्करेंट डेविएशन करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही कर